कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। भारतीय समाज में ये पुरानी कहावत रही है, लेकिन पछताने तक तो ठीक था। शायद उस समय किसी को ये नहीं पता रहा होगा कि रिश्तों का बंधन ये इतना कमजोर हो जाएगा कि एक आने वाले दिन में लोग इसी शादी के बाद अपनी जान भी देने लगेंगे। यही शादी मौत का कारण बनने लगेगी। देश में महिला उत्थान के नाम पर कई सारे कानून बनाए गए। ये भी सच है कि किसी जमाने में महिलाओं का उत्पीड़न भारतीय समाज में होता आया है, लेकिन क्या अब उसकी वास्तविक जरूरत आ पड़ी है कि महिला और पुरुष को लेकर एक ऐसा कानून बनाया जाए जो जेंडर सेंट्रिक ना हो? क्योंकि भारत में जब इन सब बातों की चर्चा हो रही थी, उसी समय अतुल सुभाष का केस खूब चर्चा में आया। और वो केस ऐसा था जिसने पूरे हिंदुस्तान की मानसिकता को झकझोर दिया। केस की असलियत जब पता चली, और इस केस में न सिर्फ अतुल सुभाष की पत्नी बल्कि अतुल सुभाष ने सीधे तौर पर कानून और जज को भी इसमें घसीटा। उन्होंने उन्हें भी बताया कि किस तरह एक गलती से मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। पूरे देश में उबाल मचा। मर्दों को लेकर कानून बनाए जाने की मांग उठी, और इसी मांग चल ही रही थी कि तभी टीसीएस के एक मैनेजर ने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उसने भी आत्महत्या कर ली। और तकरीबन 7 मिनट के वीडियो में वो सारा कच्चा चिट्ठा खोलते हुए आत्महत्या की, और वहां भी कहीं ना कहीं इसी कानून को ही कटघरे में खड़ा किया गया। तो फिर सवाल यह भी उठा कि क्या वास्तव में मर्दों को लेकर कानून बनना चाहिए? अब वो समय आया है। इस सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी समय एक और आवाज है कि क्या पुरुषों की पैरोकारी करने वाला कोई नहीं है? एक महिला जो अपने पति पर आरोप लगा देती है, वुमेन सेंट्रिक कानून होने के चलते पति कटघरे में खड़ा होता है, प्रूफ ऑफ बर्डन उसके ऊपर होता है। अब खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कहा यह भी जाता है कि इस कानून का दुरुपयोग बड़े तौर पर हो रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ शख्सियत ऐसी भी हैं जो इस कानून के दुरुपयोग को और लोगों की मानसिकता को बदलने का मादा रखती हैं। आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ होंगी जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता इंदु सुभाष जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम। और एक शब्द आता है कि अब क्या। ये अब क्या उन लोगों के लिए जिनका बच्चा बचपन से बड़ा हुआ है, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, और पढ़ाने लिखाने के बाद अच्छी शिक्षा के एवज में उसे अच्छी नौकरी मिली है, बेहतर नौकरी कर रहा, कमा रहा है। अब शादी हुई है। शादी होने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने सब कुछ सही रहा, लेकिन फिर अचानक कुछ बिगड़ता है, और इतना बिगड़ जाता है कि उसकी मानसिकता यहां तक आ जाती है कि पीड़ित होकर, और इसी वजह से वो अपनी जान तक खो देता है। उस स्टेप को लेने से पहले उस लड़के के दिमाग में कि अब क्या, और फिर उस माँ बाप के आगे ये सवाल आता होगा कि अब क्या। कहीं ना कहीं इसको देखने की जरूरत है आज के मौजूदा वक्त में। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली जो आपने इतना बोला अभी, ये बिल्कुल एक कहना चाहिए कि बहुत सटीक आपने बातें कही हैं ये। और मैं धन्यवाद देती हूँ आपके प्रतिष्ठित चैनल को जिन्होंने ये बात उठाई, और बहुत सामयिक प्रसंग पर ये बात आई है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही हम जन जागरूकता को भी ला सकते हैं। विवाह एक ऐसा अलौकिक और आत्मीय बंधन होता है जिसमें बहुत ही कहना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ग्लैमराइज क्षण होता है। अगर आपने देखा हो कि लोग बचाते हैं पैसा कि शादी में खर्च करेंगे, तो शादी तक तो बहुत ठीक है, लेकिन हम चयन क्या करते हैं? सबसे पहली चीज़ है चयन होना, और उस ज़िंदगी के जो आगे के चैलेंजेस हैं उनके बारे में जो यूथ है, जो कपल है, उसको जानकारी होना। जिनके घर में वो लड़की या लड़का प्रवेश करेगा दामाद के रूप में, या लड़की आएगी बहू के रूप में,
तो उनके खुद के डिसिप्लिन क्या होंगे यूथ के प्रति। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी। और दूसरा, जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ पर इन रिश्तों के से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे संवैधानिक उनके अधिकार हैं या जो चीज़ें उनके कर्तव्य हैं वो क्या हैं, वो भी उनको पता होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों की लैकिंग है। लोग डेस्टिनेशन वेडिंग पे तो जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि विवाह का खुद का एक लक्ष्य क्या है, विवाह किस तरीके से होना चाहिए, उसमें भाषा का अनुशासन, रिश्तों में स्पेस रखना, रिश्तों में एक बहुत निभ करके और मिल करके चलना। क्योंकि परिवार से परिवार के शादी का ही एक कल्चर है भारत में। और दूसरा, ये भी माना जाता है कि ये बूढ़े होने तक का साथ है। कहीं पर कोई ये नहीं सोचता कि अरे ठीक है, अगला अल्टरनेटिव देख लेंगे। तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जो आजकल शादियां हो रही हैं, आप भी जानते हैं कि लोग अब लड़के या लड़कियां बहुत जल्दी ही डेटिंग ऐप पर या शादी.com पर या इस तरीके के और भी जितनी भी सोशल साइट्स हैं उन पे अपना अकाउंट बनाते हैं, उसमें रिश्ते चुनते हैं। चुनने के बाद अपने माँ बाप को बताते हैं कि ये हमने चुना है। होना क्या चाहिए, माँ बाप के द्वारा क्रिएट हो। अगर वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, माँ बाप के द्वारा अगर क्रिएट होगा या माँ बाप का शुरू में ही एक रोल शुरू हो जाता है, तो फिर एक जिम्मेदारी के साथ उस रिश्ते की शुरुआत होती है। मेरे पास इतनी सारी कॉल्स आती हैं कि हमने शादी.com से ये किया था, और शादी.com के समय जैसे ही मैंने लड़की से बात करनी शुरू करी तो लड़की ने मिलने की बात कही। मैम हम मिले तो हम उसी रात जो है हम लोग फिज़िकल हो गए। तो फिर उसको लड़की ने मेरे को धमकियाँ देनी शुरू कर दी। लड़की मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरन मुझे उससे शादी करनी पड़ी। भाई क्यों? क्यों आप नैतिक नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चलते? क्यों सोचते हैं कि सीसीटीवी ही आपको देख सकता है? क्या सावधान आप ईश्वर की निगाह में हैं? ऐसा भी तो सोच सकते हैं। अगर ऐसा सोचेंगे तो नैतिकता के साथ जीवन जिएंगे। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिनकी सावधानी रखना या उनके लिए सचेत होना। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यही सारी चीज़ें, और अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी होती है। नहीं, रिश्तों को लेकर जब बात आई, आप लंबे समय से इन्हीं मुद्दों पर काम करती आई हैं और खासकर पुरुषों की जो आवाज़ है उसकी पैरोकारी आप करती आई हैं। आपको क्या लगता है कि सडन ये साल 2 साल में बहुत बड़े पैमाने पर ये केसेस होने लगे हैं, चाहे वो लोगों के डिवोर्स का हो या फिर घरेलू हिंसा का मामला हो या फिर ये जो इसी पत्नी से परेशान या कोई पति से परेशान लोग सुसाइड करने पर उतर आ रहे हैं? मानसिकता बदल रही है या ये समाज बदल रहा है जो एक्सेप्ट कुछ ऐसा है जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है? जो ये घटनाएं अचानक से प्रकाश में आई हैं, इसके पीछे एक तो जो हमारे कुछ कानून ऐसे आए जिनमें संशोधन हुआ कि 497 में विवाहिता महिला किसी भी पुरुष के साथ वैवाहिक संबंध बना सकती है, रात भर बाहर रह सकती है। इस तरह की स्वच्छंदता किसी महिला को देना, ये हर एक का पर्सनल पर्सपेक्टिव है ना, कौन व्यक्ति किस तरह अपनी ज़िंदगी को देखता है। दूसरा, बहुत सारी हेल्पलाइंस का खुलना, उन पर कॉल्स का आ जाना, और आप भी खुद जान रहे हैं और हम आप तो साधारण नागरिकों में आते हैं। ये चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगाह में तब आई क्या निर्णय आया उसमें। ये था रिट पिटीशन नंबर 141/2005, सुशील शर्मा वर्सेस भारत संघ का केस था, जिसमें इसी तरह की जो औरतों के जो कानून हैं, जिसमें विशेषकर 498A या 113B जिसमें दहेज हत्या का था, तो इनका मिसयूज़ बहुत था। तो उसमें उन्होंने जब अपना फाइनल जजमेंट का लास्ट पैराग्राफ है तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा में जो कानून बने हैं उस पर लूपहोल निकाल करके कतिपय महिलाओं ने उसका इस तरह दुरुपयोग किया है कि वो आज परिवारों में कानूनी आतंकवाद के रूप में व्याप्त हो गया है। ये कानूनी आतंकवाद वर्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किया इन कानूनों के लिए, जिसमें बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े लोग बिलख रहे हैं, सिसक रहे हैं, वो मुंह बंद करके बैठे हैं। क्योंकि अगर किसी लड़की ने या लड़की वालों ने, क्योंकि खाली लड़की ही नहीं करती, उसके पीछे पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है, पूरा एक ग्रुप होता है जिसमें वकील पूरी रणनीति तय करता है कि क्या क्या चीज़ें हम लगा करके उनको राइट टाइम करेंगे। तो ये जो राइट टाइम करने की जो पॉलिसी है कि राइट टाइम कर देंगे, उसका दिखा दें भैया हम अब, ठीक है, तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, हमारा काम है तुम्हें, तुम बस बेटा तुम ये बोल देना कोर्ट में, तुम बस ये बोल देना कोर्ट में। तो उसमें एक के बाद एक 7 का पैकेज तो लगता ही लगता है, जिसमें 498A 3/4, 125 CRPC जिसमें भरण पोषण होता है, ठीक है,
फिर उसमें हो गया 323, 504, 506, 370, हालांकि उस पर अब रोक लगी है, लेकिन फिर भी लगा तो देते ही, बाकी देखा जाएगा कोर्ट में। और कहा यह जाता है कि लड़के वाले मांग के दहेज लेते हैं, लेकिन आज आप देखते हैं कि लड़की वाले जब केस को बंद करते हैं तो उनकी राशि करोड़ों में होती है, करोड़ों में होती है, करोड़ों में होती है। वकील ये कहता है अगर तुम 5 करोड़ बताओगी तो ऐसा है कि 1 करोड़ तो वो दे ही देगा घिस घिसा करके, और बेटा मैं इतना कमीशन मेरा रहेगा, ठीक। तो ये जो एक मनी एक्सटॉर्शन का रास्ता बन गया, एक नई इंडस्ट्री है जिसमें कोई भी लॉ का मिसयूज करके कोई भी, मैं मेरा कहने का मतलब है कतिपय दुष्ट इरादों वाली महिलाएं या उनके परिवार, जहाँ पर सच्चाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, जहाँ सत्यता होती है वहाँ असत्यता भी होती है। तो जहाँ पर अच्छाई चल रही है वहाँ बुराई के जो बुराई वाला प्रसंग है वहाँ वो बुराई बहुत हिसाब से चलती है, बहुत नौटंकी के साथ चलती है और बहुत सच्चाई दिखाते हुए चलती कि वो रियल सफरर है। और वो कोर्ट में इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि जजेस भी भौचक के रह जाते हैं कि यार केस तो समझ में आ रहा है कि झूठा है, इसकी पैरवी में उतना दम नहीं है, क्योंकि साक्ष्य तुरंत नहीं आते कोर्ट में। आप पहले अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है, फिर उस पर अगले बंदे को नोटिस जाएगा, उसके बाद और चीज़ें होंगी, तो वो जो साक्ष्य वाला चीज़ें हैं उसमें समय लगता है। और जैसे ही केस एविडेंस पर या साक्ष्य पे आता है, आप खुद एक इस चीज़ पे एक रिसर्च कर लीजिए कि साक्ष्य पे आते 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 लड़के वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से ये कहलवाते हैं, अरे बताओ बैठ के बात कर लेते हैं, क्या चाहती है लड़की। सर वो ये चाहती कि जो भी उसका दिया लिया है वो सारा दे दिया जाए। क्या दिया है कि उन्होंने इतना दहेज दिया था, नहीं दहेज तो इतना नहीं गया था, मुझे लगता है कि 3 लाख इसके थे, तो 3 लाख रुपए ये था कि आपने ये संकल्प लिया था कि भाई हमको अपने बेटी को गाड़ी देनी, क्योंकि भारत में लड़की का कोई उत्तराधिकार का नियम हालांकि 2005 में हुआ कि भाई जो ये 1956 का जो हिंदू उत्तराधिकार महिला अधिनियम था उसमें ये दिया गया कि स्त्री को भी सहदायकी माना जाएगा, उसको भी उत्तराधिकार में हिस्सा मिलेगा। लेकिन आज भी जो परिवारों में है, जब बंटवारा होता है तो बेटों में हो जाता है, माँ का एक हिस्सा होता है, पिता का हिस्सा होता है। बेटियां जो विवाहित होती हैं उनको नहीं पूछा जाता, क्योंकि विवाहिता बेटियों की शादी के समय ही उनको उत्तराधिकार के रूप में उनको गहना, उनको जो भी चीज़ें हैं वो माता पिता संकल्प के रूप में दे देते हैं। और ऐसे विवाह चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो पूरे पैसे को ट्रिपल 10 टाइम ज़्यादा करके बताते हैं कि भाई इतना खर्च हुआ था, कि नहीं इतना तो नहीं हुआ था। तो फिर वो दुनिया भर की चीज़ें करते हुए कि ठीक है, तो फिर उस पर वो एक और केस लगा देते हैं। तो जो केसेस की बारी साक्ष्य तक आने तक होती है तो वहीं पे वो कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा कुटुंब न्यायालय जो 1984 में बना था वो सुलह पे फोकस करता है, उसमें वकीलों की जगह नहीं होती है। ये यही बना है कि भाई आप एडीआर पे आइए, लोग अदालतों में आइए, काउंसलर्स बैठे होते हैं वहाँ पर, हम फैमिली वेलफेयर एक्सपर्ट के रूप में होते हैं कि बेटा कोर्ट में इस तरह केसेस परिवारों के जो मुकदमे होते हैं यहाँ पर सुलह से सही होते हैं, तो वो सुलह पर ना जा कर के राइट टाइम करने की पॉलिसी होती है। और जब उन्हें लगता है कि हाँ लड़के वाले पैसा देने के लिए राज़ी, तो वो तुरंत सुलह पे आते हैं और कहते हैं कि सर हम इतना पैसा लेंगे, अगर इतना ही दे दें तो ठीक है मैं आज केस विड्रॉ कर लूँगी। अरे भाई आपने तो केस ये लगाया था कि 498 में उन्होंने मेरे पे जानलेवा हमला किया, मेरा उन्होंने कान काट लिया, मेरे को इतना मारा कि मेरी सांस घुट गई थी। तो आप मुझे बताइए अगर किसी व्यक्ति के ऊपर प्रताड़ना की जाए, उसकी मार पिटाई की जाए, वो इतना वैमनस्य में आ जाए कि वो केसेस लगा दे, यानी पुलिस तक पहुँच गया और अचानक से पैसा मिलते ही आपने सारा माफ़ कर दिया, तो इट मीन्स कि आपने पैसे के लिए किया था ये। वरना जिस व्यक्ति के साथ सच में प्रताड़ना हुई होती है वो उस चीज़ का जरूर चाहता है कि भाई इनको सज़ा मिले। ये प्रताड़नाएं जो बात होती है बंद घर के बंद दीवार के भीतर होती है, सच्चाई क्या है। अब एक मायने में हम मान लें कि ये जो कानून है इसके लचीलापन होने के चलते पीड़ित होते हैं लोग, लेकिन हम इसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि कभी ये समाज में एग्जिस्ट करता है, तभी इसको लेकर सख्त कानून बनाए गए। आज का जो दौर है दोनों में फर्क कैसे करती हैं आप? आंसर इसका बाद में दूंगी, आप पहले वहाँ से समझिए कि महिला सशक्तिकरण की जो बयार थी वो 1983 से बढ़ी, धीमे 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 बढ़ी। और अगर आप पूरा इतिहास देखें तो तब महिलाएं दबी कुचली थी तो पुरुषों ने आकर के उस काम को संभाला था, उनको शिक्षा के लिए, उनके विधवा विवाह के लिए, उनके समाज में पर्दा प्रथा को हटा करके, सती प्रथा को हटा करके, बालिका वध को हटा करके उन्होंने उनको जीने की राह सिखाई थी, दिखाई थी, स्वतंत्रता का उनको एक सुख चखाया था।
वो स्वतंत्रता कब स्वच्छंदता में बदल गई, ये धीमे धीमे सशक्तिकरण की बयार जब आई, जिसमें माई चॉइस माई बॉडी सारी चीज़ें ये हो गई। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन क्या था दोबारा रिपीट मैंने कहा करिए। कि बंद दीवार के भीतर। हाँ ठीक है, तो जो प्रयास हुए और जिन चीज़ों को जिस नेक नियति से ये प्रयास किए गए थे वो पूरा आपके सामने है। ज्योतिबा फूले का कंट्रीब्यूशन, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हो, चाहे राम मनोहर ये अपने ट्रिपल आर यानी राजा राम मोहन राय जी का हो, सो ऑन कितने सारे नाम हैं जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी का योगदान सर्वोपरि है। अगर वो नहीं होते तो शायद शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो एक उत्तराधिकार का अधिकार है एक महिला को, उसको गोद लेने का अधिकार, उसको तलाक लेने का अधिकार, सारे उसके द्वारा दिए गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बंद कमरे वाली बात आपने कही, तो बंद कमरे में जब कोई लड़की घरेलू हिंसा का आरोप पुलिस के सामने जाती है कि सर इन्होंने मुझे मारा पीटा है, तो कभी कोई पुलिस वाला ये नहीं पूछता कि बेटा तुमने मारा क्यों था, इतनी कस के मारे हो, ऐसे मारते हैं लड़की को, शर्म नहीं आती तुमको? सर ये ऐसा कह रही थी कि तुम अपनी माँ के साथ सोते हो, तुम अपनी बहन के साथ सोते हो। तो सर इसलिए मेरा गुस्से में हाथ उठ गया था, मैं माफ़ी मांगता हूँ सर इस चीज़ के लिए कि सर मैंने उसी समय इसके पैर छू लिए थे। अब पूछिए इससे कि हाँ इन्होंने पैर छुए। तो भाई आपने भाषा का अनुशासन, उसका चांटा जो पति के मुंह पे पड़ा था कि तू अपनी माँ के साथ सोता है, बहन के साथ सोता है, वो जो भाषा का एक कहना चाहिए कि अनुशासनहीनता की भाषा का अमर्यादित प्रयोग तो आपने किया पति को उकसाने के लिए, और उसने जो चांटा मारा वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन जो प्रहार भाषा के द्वारा हो रहे हैं, क्या आपने वो नहीं देखा कि इसको क्या ये शब्द प्रयोग करना चाहिए था? सिर्फ वो ये चाहती थी लड़की, जो मैंने फिर कहा आपको कि ऐसी ऐसी कुछ ही महिला, मतलब बुराई कुछ ही है। सुपड़ खां अभी भी जिंदा है, जैसे मैं कहती हूँ आपसे, तो वो सुपड़ खां नहीं, वो बुराई के रूप में जिंदा है। इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि घरेलू हिंसा का शिकार सिर्फ महिलाएं नहीं, मर्द भी होते हैं। हाँ, तो जब ये मूवमेंट चला, हम लोगों ने इतनी बातें उठाई, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये कानून था घरेलू हिंसा वाला, ये 26 अक्टूबर 2005 का था। इसमें जब अमेंडमेंट हुआ तो अमेंडमेंट से पहले इसका जो नाम था वो था घरेलू हिंसा महिला अधिनियम। हमारे मूवमेंट के बाद इसका नाम आया घरेलू हिंसा अधिनियम। महिला शब्द हटा दिया गया, जहाँ पर ये माना गया कि पुरुष भी हिंसा के शिकार होते हैं, और लेकिन उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा, खड़ा कौन होगा? आप जानते हैं कि अगर पुलिस में भी कोई केसेस जाते हैं तो ऐसे प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग थाने में बैठे हुए हैं, ठीक है, और लड़की गई, सर क्या बताऊँ मुझे ऐसा ऐसा किया, मैं कपड़े उतार के दिखाऊँ मेरे यहाँ मारा, नहीं नहीं बेटा तुम कपड़े मत उतारो, मान रहे हैं कि तुम्हारे मारा गया है। तो मम्मी, उसकी सास, मतलब उसकी सास या लड़के की माँ भी आई होगी, लड़का भी वहीं खड़ा होगा, तुरंत पुलिस लड़के से कहेगी संभाल नहीं सकते हो औरत को, शादी करके लाए हो, तुम्हारा काम नहीं, बेवकूफ़ की तरह खड़े हो। वो सास कहेगी सर बुढ़िया तुम चुप रहो, तुम मत बोलो बीच में, तुम्हारे कारण ये सब झगड़ा हो रहा है, समझ रही हो तुम कि नहीं समझ रही हो इस चीज़ को? तो ये जो चीज़ें हैं जो हम खुल करके देख रहे हैं थानों के अंदर, हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो पुलिस भी कहती कि मैम कैसे जाने कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, हमें तो अपनी ड्यूटी निभानी है, हम कर क्या सकते हैं? जो हमसे न्याय मांगने आया है, जो कह रहा है कि अगला बंदा प्रताड़ित कर रहा है हमें, तो फिर यही है कि आपकी जो निगाह है, आपकी जो विवेचना शक्ति है, आपका जो अंदर का एक विवेक है, स्वविवेक से आपको तुरंत के तुरंत ये समझ जाना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन करके इतनी सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, तुरंत पता लग जाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। टाइम पूछ सकते हैं, घटना स्थल का वो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लोगों का विटनेस ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंद कमरे में, बाहर कमरे में, बंद थाने में, बंद कोर्ट के दरवाज़ों के अंदर क्या क्या होता है, ये तो अब उसी पक्ष से पूछा जाए जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। लड़की आरोप लगा देती है, कुछ भी लगा देती है कि सर इन्होंने मेरा अप्राकृतिक यौन शोषण किया। अप्राकृतिक यानी अननेचुरल सेक्स किया। हमने पूछा बेटा कैसे किया था? मैम ये क्या होता है? मैंने कहा बेटे 377 लगा हुआ है, ये तो हमको नहीं पता, ऐसा तो हमारे हस्बैंड ने नहीं किया था। ये कौन सा, हम तो वकील नहीं, कहा था कि तुम बेटा साइन कर दो यहाँ पर। यानी आपको कानून भी नहीं पता है कि कौन सा कानून क्या है, यानी आपको हथियार दे दिए गए, ये नहीं मालूम है कि इनका प्रयोग क्या होगा, आपको सिर्फ दगाना है उसको। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप बाण लिए बैठे हैं, 7 बाण लगा रखे हैं, एक में 125 लगा हुआ, एक में ये लगा हुआ, सारे जहर बुझे। ये नहीं दिख रहा है कि उसी के प्रहार से कोई लड़का मरमाहत होकर के, जब उसे कोई राह नहीं मिलती है, वो देखता है कि न्याय अभी बाकी है। भाई तुम लोग बढ़ो, मैं तो हार गया,
देखें कौन न्याय पाता है, तो वो उस आस में चला जाता है ये छोड़ करके कि शायद मेरे मरने से ये फ़ायदा होगा कि मेरी बहन का जो नाम है एफआईआर के अंतर्गत या मेरी माँ का नाम है, मेरे मरने से वो नाम हट जाएगा और वो जेल नहीं जा पाएंगी। उस लड़के को ये नहीं पता होता है कि राजेश शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश का जो 2017-18 का जो निर्णय था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 41A का नोटिस है। आप 41A के नोटिस पे साइन करके गिरफ्तारी से बच सकते हैं, लेकिन अगर आज भी आप सर्वे कर लें, आपकी प्रतिष्ठित टीम कर सकती है, किसी को भी 41A के नोटिस के बारे में नहीं पता है। क्या है 41A? 41A के नोटिस में बहुत साफ है कि कोई भी जिस पे भी अगर इस तरह का कोई आरोप लगा है, जो ये विवाह के होते हैं, कोई भी है, तो 41A के नोटिस के साइन का मतलब है कि आपको पुलिस की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है कि आप पूरी प्रक्रिया में सहयोग करेंगे, जो भी सूचना आपके द्वारा दी जाएगी वो सत्य दी जाएगी और इसके लिए आपको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। वकील क्या कहता है, अरे ये हो गया है, ऐसा करो जल्दी से एंटीसिपेटरी बेल ले लो। अरे कैसे ले लो जमानत, जब आप पे आरोपी सिद्ध नहीं हुए, आपके ऊपर चार्जशीट फाइल ही नहीं हुई, आरोप चार्जशीट माने आरोप पत्रिका वो नहीं हुई, तो आप किस बात पे आप बेल ले रहे थे? बेल में मतलब पैसा मिलेगा आपको। 7 लोग हैं, 7 लोगों की बेल कराना इतना आसान नहीं होता। हर एक जमानत के लिए आपको 50-50 हज़ार, 1-1 लाख या उससे कम जो भी है, वो 2-2 लोगों की जमानती आप कौन लाएंगे? क्या मैं आपसे कह दूं कि भैया मेरी ज़रा जमानत ले लेना, भैया आपको आरसी वारसी देनी पड़ी? देखो दीदी हम ऐसा नहीं कर सकते, पापा हमको छोड़ेंगे नहीं तो, क्योंकि गाड़ी हमारी है ही नहीं। तो एक व्यक्ति के लिए 2 जमानतदार लाना, और 7 लोगों को इन्होंने इम्प्लीकेट कर दिया लड़की वालों ने, तो कहाँ से लाएंगे आप 14 लोग? लेकिन कानून सबको तो पता नहीं। शादी गांव के परिवेश में हो रही है, शहर के परिवेश में हो रही है। जो कानून का जानकार है वो तो ठीक है, उसको पता है। जिसको नहीं पता है वो वही तो करेगा जो वकील कहेगा। नहीं, और जब एक 1090, 112 नंबर, 1076, ठीक है, इतनी सारी हेल्पलाइंस का प्रचार इतना बड़ा हो सकता है, तो क्या किसी भी व्यक्ति का ये एक कर्तव्य नहीं है, नैतिक कर्तव्य नहीं है कि हमारे देश में इस तरह की एक तूफान आ गया, सुनामी आ चुकी है, जहाँ पर हर तीसरे घर में ये दिख रहा है। अच्छा तुम्हारे घर में क्या? अरे क्या बताएं, बहू इस तरह धमकी दे रही थी। भाई वो 12 बजे उठी सुबह उठ करके, हमने कहा बेटा ज़रा सिर ढक लो, चाचा आए। उसने कहा भी बताते हैं तुमको। पापा मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी क्या करूँ ना, बहुत दिक्कत हो रही है, इन्होंने कहा कि ऐसा करके वो कर लो, मुझे जीन्स नहीं पहनने दे रहे हैं। ये गांव की लड़की कह रही है, ठीक है। तो जब अवेयरनेस इज़ वेरी मस्ट, अगर हम जागरूकता नहीं करते हैं इन सब चीज़ों में, जब मैं आज अपने बारे में, गांव की लड़की 1090 को जानती है, जब एफएम चैनल गांव की लड़कियां सुन रही हैं, गांव की लड़कियां रील बना रही हैं, भाई सारा काम हो रहा है, तो वो अवेयरनेस सोशल मीडिया के माध्यम से, साइन बोर्ड के माध्यम से, पाठ्यक्रम में क्यों नहीं आ सकती? हम परिवार कानूनों को पाठ्यक्रम में क्यों नहीं रख सकते? इट शुड बी मैंडेटरी। अगर ऐसा होगा तो परिवार में बचाव के भी चीज़ें आ जाएंगी, संस्कारों की बात आएगी, नैतिक कर्तव्यों की बात आएगी, क्योंकि हमारे ये जो कानूनी अधिकार हैं उससे पहले कर्तव्य भी होते हैं, और जो अधिकार होते हैं, अधिकार उसी व्यक्ति को मिलने चाहिए जो उनका दायित्व भी लेना जानता हो, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस राइट्स। हमने राइट्स तो दे दिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? आप कोर्स में जाइए, आईआईटी पास आउट, फलानी जगह से, टीसीएस, बड़े बड़े ब्रांड नेम है, जहाँ पर कपल्स वहीं पर है, लेकिन 10 साल हो गए कोर्ट में चक्कर मार रहे हैं। लड़के का 125 का भरण पोषण का तुरंत मुकदमा लग जाता है। सेक्शन 24 में जैसे ही केस लगेगा, लड़की जैसे ही अपनी पिटीशन देगी कोर्ट में, तुरंत वो एक और पिटीशन का वकील दिलवा देता है, बेटा मैं तुमको ना मुकदमे का खर्चा भी दिलवा देता हूँ आने जाने का। कैसे सर? केवल 24 में लगवा देते हैं एक एप्लीकेशन। 24 का मतलब है कि लड़के वाले, भाई लड़की जो है आ जा नहीं सकती है, तो भाई उसको मुकदमे का सारा खर्चा मिलना चाहिए, वो भी लग गया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल हो गया। और जितने उसने आरोप लगाए हैं उसके ऊपर नहीं, लड़के वालों के ऊपर ये बर्डन है, बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है कि इसको आप गलत सिद्ध करिए, आप लिख करके दीजिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन आपको ये माननीय न्यायालय को संतुष्ट करना है, पुलिस को संतुष्ट करना है कि सर ये ऐसा नहीं था। जब हम पूछते कि बेटा आपने ऐसा क्यों नहीं किया, अरे मैम क्या पता था कि इस तरह घटना हो जाएगी? क्या इस पर मैं सीसीटीवी होता है क्या? नहीं, इस पर मैं आपको रोकूंगा और मैं एक वाकया बताना चाहूंगा कि जो भारतीय समाज है अभी तक का, वो सबसे मेन उनके आगे आ जाती है इज्जत। अब जिस दिन वो पत्नी का झगड़ा हुआ, पति से झगड़ा हुआ, पति से झगड़ा इसलिए हुआ कि क्योंकि माँ बाप से इशू था, ननद से इशू था, पति से लड़ाई की, पिता को फोन किया, पिता के साथ चली गई। अब इस चूंकि दोनों परिवार के बीच कन्वर्सेशन बंद,
इस परिवार को तब पता चलेगा जब घर पे नोटिस आ जाएगी। और अब नोटिस आई है, अब तुरंत लोग पैनिक कर जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो भैया कोर्ट कचहरी, 2 लोग आए उनके पास बैठे, वो बोले केस चलेगा, पूरे घर भर नपोगे, जेल जाओगे, इतना तुम्हें कंपनसेशन देना होगा। अब इस चीज से बचने के लिए लोग फिर जो उधर से अटैक होता है उसका डिफेंस करते रहते हैं। अपनी तरफ से ना उन्हें कानून पता है और ना ही उन्हें अगला स्टेप पता है। वो कैसे क्या कर सकते हैं? अगर जैसे आपने कहा कि उनके भरण पोषण का देना, लोग कैसे बच सकते हैं? जैसे ही वो एक 24 लगता है, उसके बाद कहते हैं कि सुनो तुमने 498 तो लगा दिया, ऐसा करते हैं एक डोमेस्टिक वायलेंस भी लगवा दो, वो सिविल में जाएगा तो वहाँ परेशान होंगी वो, ठीक है। और सिविल में घरेलू हिंसा में तुम्हें 5 तरह से हट जाना मिलेगा, 498 में तो भी आगे जाएगा, क्रिमिनल केस है वो, ठीक है। और ऐसा करते हैं एक ही वाला केस भी लगा देते हैं, 370 भी लगा देते हैं जिसमें नॉन अवेलेबल वारंट है, ठीक है। अरे ऐसा करते हैं तुम्हारा देवर है कि हाँ देवर है, 354 लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो 354 में ये हुआ कि मॉडेस्टी के ऊपर मैं नहा रही थी तो मुझे झांक करके मेरे ससुर जी ने देखा, या मेरे ससुर जी ने मेरी फ़ोटो जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दी, तो एक आईटी एक्ट लगा दिया। ये सारे चीज़ों का इतना बड़ा ताना बाना होता है। तो जो आपने कहा ना कि वहाँ से नोटिस आया, तो एक के बाद एक जब नोटिस आते तो लोग बौखला जाते कि ये क्या हुआ। और सबसे बड़ा डर होता है उनको थाने का, सबसे बड़ा डर होता है पुलिस के आने का। आज की तारीख में जैसे हमारे घर में जब पुलिस में मैंने 7-8 साल बैठ के काम किया है, तो पुलिस ऐसे भी आती थी कि मैम ये वाली केसेस को देख लीजिए। अगल बगल वाले कहते मैडम आपके यहाँ पुलिस क्यों आई? यानी पुलिस के रूप को आपने इतना ही ख़राब कर दिया लोगों ने, जो लोगों का परसेप्शन है समाज में कि पुलिस इस घर में आ गई, तो लोग पुलिस से डरते हैं। पुलिस से डरने के चक्कर में एक लड़का था बनारस का कि पुलिस आने वाली है, उसने उसी रात सुसाइड कर ली। बनारस का बहुत ज़बरदस्त केस था, 2012 का। ये विवेक का भाई था, वो भाभी ने केस किया था। तो जो ये आपने कहा ना कि लोग बैठते हैं फिर उस पर आपस में होता क्या करें, तो 2 राहें बहादुराएंगे लड़की वालों की तरफ से, भैया देखो हम सब पता कर लिए हैं, शादी तो हम ही कराए थे ना, हाँ कि भैया कर दो, देखो शादी तुम ही ने कराई थी। ऐसा करो सर, वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप 40 लाख दे दें और जितने गहने वहने जितने आपने चढ़ाए थे वो भी दे दें तो लड़की जो है केसेस वापस ले लेगी। तो फिर आपने ये झूठी FIR कैसे करी? इस झूठी FIR का हम क्या करें? तो जो झूठी FIR है, तो जो मैंने आपको बताया था रिट पिटीशन नंबर 141 2005, उसमें ये लिखा हुआ है कि 98% केसेस जो आज कोर्ट्स में दाखिल हो रहे हैं वो झूठे हो रहे हैं। और इसके कारण क्या ये बात अदालत को भी पता होती है? अरे आप गूगल पे डाल के देख लीजिए, सबको पता होती है। लेकिन हमारी मजबूरी है, अगर इफ़ यू आर ए पुलिस ऑफिसर, आप क्या करेंगे भाई? जब आपके पास कोई फरियादी आए, यू हैव टू टेक द केस। आप विवेचना के बाद ही तो बताएंगे कि झूठा है, लेकिन विवेचना का जो क्रम है वो 6 महीने बाद का है, 8 महीने बाद का है। जैसे ही लड़की को लगता है कि भाई ये केस झूठा आने वाला है, वो तबीयत खराब है, वो लड़की ना वहाँ बाहर गई हुई है और यहाँ पे है नहीं भैया, हम लोग बाहर गए हुए हैं, तब फ़ोन डिस्कार्ड होने शुरू हो जाएंगे। टाइम का प्रेशर उनके ऊपर आएगा, भैया क्या वो हमारी तो बेटी की सगाई थी, मतलब लड़की की ननद की सगाई थी, तो वो भी टल गई, कहो वो ख़त्म ही हो जाए। भैया हमको ऐसे घर से शादी नहीं करनी है जिनकी भाभी केसेस करती हूँ। तो जो कुंवारी लड़की जिनके घर में बारात आने वाली थी लड़के वालों के घर में, वो भी गई, वो भी ख़त्म। तो वो लड़की कहाँ जाए? तो क्या वही स्त्री है जो बहू या पत्नी है? वो स्त्री नहीं जो माँ या बहन है। ये लोग कहाँ जाएं? उनकी दादी कहाँ जाएं? उनके छोटे छोटे भतीजियाँ कहाँ जाएं? आप जो अभी इंदौर वहाँ का केस था, गुजरात का, जिसमें 3 महीने की ननद के ऊपर लड़की ने ये केस लगाया डोमेस्टिक वायलेंस का, कि जब मैं इसको गोदी लेती थी तो मुझको लात मारती थी। अरे भाई ये कैसा कि आपने FIR में भी इसको लिख लिया? FIR में ये लिखा गया कि 3 महीने की ननद, जिसका नाम ही आप गूगल में डाल के देखिएगा, कि 3 महीने की ननद के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया गया क्योंकि वो उसको गोदी में लेने पर लात मारती थी, उसको देख करके चिल्लाती थी। अरे भाई 3 महीने का बच्चा क्या करेगा बताओ मुझे? क्यों? क्योंकि वो ननद थी या देवर होगा, तो भाई उनके ऊपर तो केस लगना ही लगना है। तो जो कोर्ट में भरण पोषण का होता है, जज ने कहा जैसे अतुल सुभाष में था, वो 40,000 दे रहा था। वो लड़की जो है एसेंजर में नौकर मतलब काम कर रही थी, निकिता जो थी। तो भाई तुम्हारी 1.5-2 लाख की सैलरी किस पे खर्च हो रही थी? अगर आपके बेटे का खर्चा, जो इकलौता बेटा था अतुल सुभाष, उसको दे रहा था इतने समय से भरण पोषण में, तो भाई मुझे ये बता दीजिए कि जब भी वो भरण पोषण की तारीख पे पहुंचता था तो नियम है उसको बच्चे को लाना चाहिए दिखाने के लिए, कोर्ट में लेके आना चाहिए। लेकिन कोर्ट में नहीं लाते हैं बच्चा, हमें नहीं पता। कई बारी केसेस में ये होता है कि बच्चा
घर से लड़की जब घर छोड़ के गई थी तो गर्भिणी गई थी, प्रेग्नेंट गई थी। अब उसको इमेजिनरी हो या सच्चा हो बच्चा, तो पिता ने तो देखा ही नहीं वो। लेकिन आपने कहा कि मेरा बच्चा अब 1 साल का हो गया, अब 1.5 साल का हो गया, मुझे भरण पोषण चाहिए, तो वो चाहे वो उस आदमी की आय 10,000 हो, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे वो 4 करोड़ हो, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर वो रिक्वेस्ट करेगा कि सर मुझे अपना बच्चा देखना, तुम क्यों देखना चाहते हो? अरे भाई क्यों नहीं देखना चाहेगा? जब उसका अपना बच्चा है, वो नहीं देख पा रहा है कि उसका हाथ यहाँ तक आ गया, इतना बड़ा हो गया, क्या उसका पैर मेरे जूते के लायक हुआ कि नहीं, कि जूते में पिता के पैर जूते में अगर आ जाए तो मान लेते हैं कि दोस्त बन जाता है। तो वो तो मर रहा है, वो नहीं कर सकता शादी, क्योंकि कहीं भी शादी की बात चलेगी भाई आपका तलाक तो हुआ ही नहीं है। तलाक हुआ ही नहीं। लेकिन लड़की, जो कतिपय दुष्ट लड़कियां हैं, वो शादी के साथ साथ एडल्ट्री भी कर रही होती हैं। वो एक बेचारी वाला भाव लाती हैं कि अरे चल रहा है भाई क्या करें, लेकिन ख़त्म ही है, इसको तो जाना ही नहीं है। तो लड़के वाले क्या करते हैं, ठीक है यार नहीं जाना, चलो आ जाओ शादी कर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी केसेस हैं, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि हर बार कोई महिला बेचारी नहीं होती और हर पुरुष बलात्कारी या अत्याचारी नहीं होता। ये मानसिकता अगर सबको पता लग जाए, ये बातें सबको समझ में आए, तो मर्द को भी दर्द होता है भाई, उसको रोने का पूरा हक है। नहीं तो पैदा होते ही मर्द का बच्चा रोता है क्या? बेवकूफ़ कहीं का, ऐसे रोते हैं। कोर्ट में या थाने में अगर लड़का रो गया, बेवकूफ़ कहीं का, रो रहा है। रोना चाहिए भाई, वो दिल का हाल कहाँ लेके जाए। तो जो भरण पोषण वाला या कोर्ट में आकर के राइट टाइम करना, जो कोर्ट्स के सीन है, कोर्ट के बाहर के सीन है, जब लगता है कि कोर्ट में जज साहब ने पकड़ लिया कि लड़की झूठ बोल रही है, तो कोर्ट के बाहर निकलते निकलते रास्ते में एक झूठा, कोर्ट के गेट के पहले ही लड़के के ऊपर एक और केस लगा देते हैं कि सर ये कोर्ट से निकलने के बाद हमको गाली दे रहा था, इसने हम पे लाठी का प्रहार करा है। जबकि प्रहार लड़की वालों का ही कोई बंदा करा रहा होता था। 4 लोग गवाह मिल जाते हैं, वहीं की वहीं 112 नंबर की पुलिस आती है, लड़के के फिर हथकड़ी लग जाती है। और फिर उसके मानसिक रूप से उस लड़के का क्या हाल होता और कुछ नहीं होगा। अब ये केस था बहुत बड़ा दिल्ली का, मैंने कहा कि भैया तुम थोड़ा कोर्ट में आते जाते अपने लोगों को रखो, वकील को साथ रखो। नहीं लिया उन्होंने। अरे मैडम दीदी आज तो केस ख़त्म नहीं हो रहा, मैं फ्री हो गया, 10 साल बाद केस ख़त्म हुआ। भाई साहब जैसे ही केस ख़त्म हुआ, दरवाजे पर ही एक अननोन लड़की ने उसके ऊपर SC/ST का एक्ट लगा दिया, ख़त्म। और वो जब खोज किया गया, पूरा पता किया गया, तो वो लड़की उन्हीं के द्वारा प्रोजेक्ट की गई थी। तो ये कैसी चीज़ें हैं, ये कैसी लोगों की मानसिकता है जो आज विद्वेष में बदल चुकी, प्रतिशोध में बदल चुकी है। विवाह ना हो गया, प्रतिशोध हो गया। हम अगर ये लड़कियों का चयन, अगर हम बैठ के, लड़के का चयन बैठ के ठंड में करें, और अगर शादी के 10 दिन पहले ही पता लगता है कि लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं, भाई शादी मना कर दो ना। आपने क्यों शादी के बाद कहते कि उन्होंने हमसे दहेज मांगा और हमने दहेज दिया? तो जो धारा है 3/4 की दहेज प्रतिषेध अधिनियम की, तो उसमें वो साफ लिखती है दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। तो लेने के लिए अगर लड़के वाले जेल जा सकते हो, तो देने के लिए वो क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसे भी कई केसेस हैं जहां लड़के इस केस को जीते हैं। उन्होंने इस बात को रखा कि सर अगर लेने के लिए मेरा पूरा परिवार दोषी है और वो जेल, मेरी माँ चली गई 77 साल की, तो इन्होंने लिखा है अपनी FIR में कि हमने 10 लाख का दहेज दिया। तो सीधी सी भाषा है कानून की, देना और लेना दोनों अपराध है। तो आप इनको भी करिए। तो ये स्वतः विवेचना का पार्ट है। ये जो हमारे थाने के लोग हैं या कोर्ट में हैं, हमें मूल जो हमारी चिट्ठी आती है उस तक पर निगाह जाती है। कोर्ट में वो भी सबमिट होगी कि पहली चिट्ठी कौन सी थी। आप पढ़िए ना, उसमें लिखा है कि मैंने 10 लाख रुपए कैश दिए, 12 लाख का मैंने सोना दिया, 40 लाख का मैंने प्लॉट दिया, 10 लाख के लड़की के कपड़े थे जिसमें से 5 लाख का तो लहंगा ही था केवल, है जी, और लड़की का फलाना दिया और ये दिया हमने। दुनिया भर की लिस्ट होगी उसमें जब वो चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन जब हम शादी का खर्चा देखेंगे, जो विटनेस करेंगे कि मिश्रा जी आप भी तो शादी में गए थे, नहीं मैडम शादी तो बिल्कुल सीधी शादी हुई थी, इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, कोई दबाव था लड़की वालों पर, कोई दबाव था कि नहीं। इसीलिए कहते हैं कि रिचुअल शादी के पहले या रिचुअल शादी के तुरंत बाद कोर्ट मैरिज करिए, कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा कि सर हम दबाव में हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोर्ट में हम जाते हैं। जैसे अभी आपने कितने सारे केसेस देखे होंगे कि रिसेंटली वीडियो थी कि कोर्ट के बाहर लोग गुत्थम गुत्था होकर लड़ मिल रहे हैं, देखा था आपने? आपने जो रिसेंटली वीडियो है, ये बहुत फ्रीक्वेंट है जो होता है। कोर्ट के अंदर गाली गलौच होती है, कोर्ट के उनको इथिक्स नहीं पता होते हैं, क्योंकि वो केसेस अधिकतर छोटे होते हैं। वहाँ पर लड़के वालों पे दबाव बनाने के लिए ये सब होता है। और कंप्रोमाइज़, यानी आपने कहा
कंपनसेशन नहीं, एलिमनी अमाउंट, यानी लड़की का अधिकार है विवाह खत्म करने के लिए एक एलिमनी अमाउंट उसको दिया जाता है कि वो जीवन यापन करेगी कैसे बेचारी, जबकि वो बेचारी खुद एमटेक है, वो बेचारी एमबीए भी है, उस बेचारी ने बीएड भी कर रखा क्या है। दिशा में अभी कोई कानून नहीं बने? बहुत बने हैं, लेकिन लोग उसको कहाँ वो कागज़ लगाएंगे कि लड़की सरकारी नौकरी कर रही है, उसका कागज़ निकाल कर कोर्ट में जब तक सबमिट करेंगे तब तक लड़का जेल जा चुका होता है, या तब तक कुछ पैसा जा चुका होता है, या लड़की जब घर से निकलती तो सोना ही पूरा निकाल के निकलती है कि चुपचाप वो पूरा गहना धीमे धीमे करके पहले मायके छोड़ाएगी, फिर धीमे धीमे अटैचियाँ जाएंगी। लड़के वाले ये सोचते हैं अधिकतर, जो मैंने मेरे संज्ञान में आया, कि वे वो अटैची नहीं चेक करते हैं, घर की बेटी है कैसे चेक कर लें इसको, तो वो अटैची में सारी चीज़ें पास हो जाती। फिर मैं कह रही हूँ कतिपय महिला, मैं हर एक की बात नहीं कह रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ महिला और हमारा पूरा ग्रुप भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो इल इंटेंशन के साथ है, जिसके बुरे इरादे हैं, तो वो ये सब करने के बाद जैसे ही सारा सामान हट जाता है, उसके बाद वो ये कहती कि मेरी, और उसके बाद वो अलमारी में ताला लगा के जाती है। अलमारी कौन सी? त्रिवेणी अलमीरा, जिसकी डुप्लीकेट चाबी नहीं लग सकती। मैं तो सारे जेवर अपनी अलमारी में छोड़ के आई थी, अब इन्होंने निकाल लिया तो मैं क्या करूँ, लेके खुद चली गई है। नार्को टेस्ट इतनी आसानी से हो नहीं सकता कि हम झूठ कैसे पकड़ेंगे। और कई बार क्या होता है कि लड़की शादी पर ही 20 दिन की प्रेग्नेंट होती है, पता ही नहीं लगता। लड़के को थोड़ा शक होता है, जब चिट्ठियाँ मिलती हैं, व्हाट्सएप मैसेज मिलता है, या कुछ और पकड़ लिया, तो जब ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं, अगर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो पता लगा कि वो तो फीटस जो है इतने दिन का था। जैसे ये पता लगता है तुरंत लो बेटा केस 498A, डोमेस्टिक वायलेंस, फलाना ढिकाना, जितने भी क्रिमिनल केसेस, जो भी मार पिटाई, खून खराबा, जितना भी हो सकता है, अटेम्प्ट टू रेप, जितना भी हो सकता है, 376, कुछ भी हो सारा लगा दो, जिससे कि ये लोग राइट टाइम हो जाओ, इस मुद्दे पे बात करना बंद कर दें। तो फिर पीछे से एक बिचौलिया कहेगा भाई देखिए इस पे कोई बात नहीं करेगा, और ये इतना पैसा दे करके आप लड़की से छुट्टी पाइए, लड़की फिर कभी नहीं आएगी। तो ठीक है, कागज़ का तो ठीक है, 13B पे आओ, ख़त्म करो मामले को। 13B माने आपसी सहमति से तलाक लेना। भाई लोक अदालत बनी हुई है, आपसे सहमति तलाक लीजिए। ये कोर्ट में जा कर के, कोर्ट इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी थी, पुलिस इसलिए नहीं बनी थी। पुलिस का काम तो चोरी उचक्का पकड़ना। अरे भाई अब तो पुलिस परेशान है इस चीज़ से कि मैडम हर समय, किसी भी समय घंटी बज सकती है 112 की कि ये हो रहा है, और वो खुद देख रहे हैं कि नहीं, बूढ़ा माँ बाप, ये 88 साल का जो बुजुर्ग है, ये इस लड़की का कैसे कैसे रेप कर देगा, जबकि लड़की मुस्टंडी अच्छी खासी 25 साल की है। मैं कहती मैं इतनी बड़ी हूँ, मुझे अब छू के दिखाई, मैं कंटा घुमा दूंगी अभी की भी। इतनी शक्ति होती है हर व्यक्ति को, भगवान देता है कि वो अपने को बचा सके। तो ऐसे झूठे आरोप पुलिस भी पकड़ती है, लेकिन क्या करे कि अगर वो नहीं करेंगे तो वो पुलिस पे ही आरोप लगा देती है कि ये हमें, ये पैसा मांग रहे थे, लड़के वालों से पैसा ले लिया। यानी आप किसी भी तरीके से किसी को जीने नहीं देंगे। इतना सब होने के बाद एक तो यही कारण है कि जो आप कह रहे हैं उसका आंसर ही यही है। इतना सब हो गया, उसने केस कर दिया, पंचायत, उनके जानने वाले रिश्तेदार बैठे, फिर मैनेज होता है केस। मैनेज होता है, बहुत सही बड़ी उसकी, ये मैनेज होता है, ज्यादातर केस मैनेज होता है, और शायद अदालत भी ये 10-10 साल 12-12 साल जो केस चलते फिर हैं, समझौते पे ही आती है। समझौते पे ही आता हाँ, है। हाँ। एक लड़का है जिसकी पत्नी घर छोड़ के चली गई है, और उसको 1 साल बाद रियलाइज होता है कि यार अपनी जिंदगी खराब ना हो, पत्नी वापस आ जाए। अब वो पत्नी के पास जाता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर चलना है, चलो, घर बसे, जीवन आगे बढ़े। लेकिन वो पत्नी जिद पर उतर आएगी कि ना घर पे जाएंगे ना तुम्हें छोड़ेंगे। उसने 50 केस भी ठोक रखे हैं और घर भी नहीं जाना उसे। अब ऐसी सिचुएशन में लड़के क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई कानून? और इस देश में पुरुषों को लेकर क्या क्या कानून आज तक बनाए गए जो लोगों को पता ही नहीं है? ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि लड़के को भी रियलाइज़ होता है, लड़की को भी रियलाइज़ होता है। हम तो कोर्ट में बैठते हैं, पुलिस में भी बैठ के देखा, आर्मी में भी बैठ के देखा, और समाज में चल रहे हैं कि लड़की रास्ता ढूंढती किसी तक, मेरे पति तक बात पहुंच जाए कि मैं उसे याद कर रही हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ मेरे से हुई, अब मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लड़का कहता है कि मैं समझता हूँ कि शादी एक ही बार होती है, कोई रास्ता है कि जिस तरह हम आ सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग। अगर काउंसलिंग पे अगर वो लड़का आ जाता है कि मैम किसी तरह मेरी पत्नी तक बात पहुंचा दीजिए, उसका नंबर ये हो सकता है वो फ़ोन ना उठाए, गुस्सा हो जाए, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे, अब चिंता मत करो, हम बात करते हैं। तो वो जो एक चीज़ है कि लड़की नहीं आती, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, अगर आप 100 केसेस की बात करेंगे तो 80% केसेस में तो मैं लड़की को बिल्कुल संवेदन
शील बना करके, सेंसिटाइज करके, उसके अंदर प्रेम का भाव जगा करके कि प्यार डूबने का नाम होता है। प्यार में डूबते हैं हम, तभी तो पार होते हैं। प्यार में जो हार जाता है वही जीत जाता है। इस तरह की चीज़ें जब मीठी मीठी बताते हैं, अपनी ज़िंदगी का अनुभव बताते हैं, हम भी तो ऐसा करते थे, कौन सी बड़ी चीज़ है, अरे हम तो ऐसा करते, तुमने तो कुछ भी नहीं किया बेटा, तुम्हारा पति रो रहा था, पता फ़ोन पे बहुत परेशान, ऐसा कहा उन्होंने। अच्छा मेरे हस्बैंड से पूछिएगा कि क्या हम लोग बाहर मिल सकते हैं? हाँ ठीक है बेटा, मैं बाहर मिलूंगी, और हम लोग बैठ के चाय पीते हैं। हमने उधर से हस्बैंड को बुलाया, उधर से पत्नी को बुलाया, और उन लोगों का कोई ना कोई रास्ता बना। तो मिसेज़ ने कह दिया कि नहीं, मैं पापा के साथ और मम्मी के साथ इनके नहीं रह सकती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करती, इकलौता बेटा है उनका, तो धीमे धीमे पूरे परिवार को बैठक कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने जैसा कहा कि लड़की आने को ही तैयार नहीं है, तो लड़का जाए कहाँ? लड़का जा सकता है, लड़का अपनी बात को बिल्कुल कानून में जा सकता है, 13A में वो तलाक के लिए फाइल कर सकता है। खूबसूरती ये है कि जब कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट भी कई बार मीडिएशन कराती है। मीडिएशन माने मध्यस्थता कराती है, ADR पे भेजेगी, भाई देखो लड़के ने तलाक डाला है, भाई क्यों डाला है लड़के ने तलाक, इसको देख लेते हैं, बैठ के बात हो जाती है। तो फिर वो जो चीज़ें अनकही थी वो सारी कही हो जाती हैं। और अगर लड़की शादी के पहले किसी को पसंद कर चुकी हो, या उसका पहले से विवाह हो, माता पिता ने ज़बरदस्ती उसको हटा करके उसकी शादी को छुपा करके उससे किया हो, तो वहाँ भी खुल के बात आ जाती। तो लड़का भी कहता कि ठीक है, तुम्हें उसमें रहना, तुम उस शादी में चले जाओ, लेकिन इस विवाह को ख़त्म करो। तो वो विवाह को ख़त्म करने वाली बात 13A में ज़रूर होगी। 13A का मतलब है कि कोई भी एकल अपना तलाक के लिए अप्लाई करेगा। कोर्ट का ये पूरा प्रयास होता है कि इसमें इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकले, बशर्ते कि लड़की आती रहे। अगर वो नहीं आई और खाली उसका वकील आया, तो वो तारीख पे तारीख लेगा, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं होगा, है ना। और कहते हैं कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। यदि जस्टिस देर में देर हो गया तो उसका फिर मिलना का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लड़का 42 साल का हो गया, कहाँ उसकी शादी होगी। और जो 42 साल का है उसके पापा मम्मी ख़त्म हो चुके हैं, उनको भी पोता पोती की चाह थी। वो सब एक बिटर, एक बहुत ख़राब बुढ़ापा लेकर के जाते हैं, जो हमारे समाज की बहुत बड़ी हार है। भारत में बुजुर्ग अभिमान हुआ करते थे, एक सीख हुआ करते थे, एक धरोहर हुआ करते थे, परिवारों की शान हुआ करते थे। आज वो बिलख रहे हैं। 14567 जो हमारी एक हेल्पलाइन है बुजुर्गों की, आप उनकी कॉल्स को देखिए। मेरा खुद का टोल फ्री नंबर है 180018000060। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इसी तरह की कॉल्स है कि हम बहुत परेशान हैं, बहू चली गई है, पोता चला गया, पोती चली गई, है ही नहीं कोई। तो उनको लाने का तरीका ये है कि हम माननीय न्यायालय के माध्यम से जाके न्याय मांगेंगे, ठीक है। और हम जैसे ही लड़की चली जाती है, हम सेक्शन 9 लगा करके उनसे विदाई का मुकदमा कर सकते हैं कि मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। तो कोर्ट में ही मीडिएशन के माध्यम से उनकी कुछ शर्तें हो जाती हैं, एक आपसी समझौता पत्र यानी MOU बन जाता है, उसी पर चीज़ें लिख जाती हैं, दो गवाह इधर से होकर आधार लगा देते हैं, सिग्नेचर। तो लड़की एक मौका देख करके या तो लोक अदालत में या किसी एक डेट पर उनकी सुविधा से या लड़का उनके घर चला जाएगा, या कोर्ट से ही वो विदा हो जाती है शर्तों के माध्यम से, ठीक है। हालांकि किसी भी रिश्ते में जो मधुर रिश्ता हो उसमें शर्तें नहीं चलती हैं। आपका एक स्लोगन था, ये कैसा महिला उत्थान जो लेने लगे पुरुषों की जान, इस तरह टाइप का। मैं पूछना चाहता हूँ मैम, जो कानून हिंदुस्तान में है, क्या दुनिया के और देशों में है, या उसके कंपैरिजन में हमारा कानून सख्त है? उसमें उसकी कमियां और उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो समझाइए थोड़ा। आपने बहुत अच्छा कहा कि ये कैसा महिला कानून जो ले रहा पुरुषों की जान, या ये कैसा महिला उत्थान जो गिरा रहा माँ का सम्मान, जो गिरा रहा माँ का सम्मान। तो ये बहुत सारे स्लोगन्स हैं जो मैंने बनाए थे। और ये भी है कि दुष्ट महिला का एक ही प्रावधान, कड़े से कड़े सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। तो उसमें यह है कि जो पूरे विश्व में जितने भी परिवार को लेकर के कानून हैं वो जेंडर न्यूट्रल हैं। जेंडर न्यूट्रल हैं यानी उसमें स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन भारत में ये कानून जो हैं वो जेंडर बायस्ड हैं। स्त्री को स्वतः संज्ञान लेते हुए पहले से ही प्रताड़ित मान लिया जाता है। मेरा ये कहना है कि जब क्राइम शब्द जेंडर न्यूट्रल है तो सज़ा भी जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए भाई। सज़ा भी तो जेंडर न्यूट्रल है। तो वो फिर क्यों नहीं स्त्री को देख करके, मान लीजिए किसी लड़के ने सुसाइड की, आज देखिए सुसाइड नोट है, सब कुछ है, उसके बाद भी क्या किया गया निकिता के साथ? कुछ नहीं। जो बच्चा, उनका इकलौता बच्चा, जब इन दोनों का तलाक या आपस में ये वैवाहिक विवाद हुआ तो बच्चा जो है
फरीदाबाद में कहीं पर हॉस्टल में पढ़ रहा था, 3 साल का बच्चा हॉस्टल में था। सोचिए, जो हॉस्टल वाले थे वो अजनबी नहीं थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है कि चूंकि दादा दादी अननोन हैं, अपरिचित हैं, इसलिए बच्चा उनको नहीं दिया जा सकता। अब आप बताइए ये कौन सा न्याय है? तो जस्टिस हुआ ही कहाँ? उसी ने कहा ना, जस्टिस इज डिनाइड, जस्टिस रुक गया है, जस्टिस है ही नहीं यहाँ पर। तो जितनी ये सारी चीज़ें, इन कानूनों में अमेंडमेंट होना चाहिए, अमेंडमेंट हुए भी। एक अर्नेश शर्मा वर्सेस ये अर्नेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य का एक कानून था, ये संशोधन हुआ 2014-15 में, जिसमें यह किया गया कि झगड़ा पति पत्नी के बीच में होता है तो माता पिता बहन की गिरफ्तारी क्यों होती है। तो वो संशोधन हुआ कि पूरी विवेचना के बाद देखा जाए कि उनका रोल क्या। पहले एफआईआर में उनका नाम मत लाइए, लेकिन लोगों को पता नहीं है। जैसे एफआईआर आज की तारीख में होती तो सारे खानदान के नाम होंगे, टोटल नाम होंगे, कहो हमारा भी नाम होगा। पड़ोसी तो ज़्यादा चमक रहे हैं वहाँ पर, जब झगड़ा हो रहा हो हमारा भी नाम डाल देगा, तो हमारा तो कोई रोल ही नहीं था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक और कानून आया राजेश शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश का 2017-18 में, जिसमें ये कहा गया कि 41A का नोटिस, उस कानून को जरूर पढ़िएगा। इसका जैसे लोग रील बनाते हैं, लोग यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, भाई अपने को बचाने वाले कानून भी देख लो, क्योंकि स्त्री को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बहन भी है, वो बहन भी है, वो माँ भी बनेगी, कभी वो भाभी भी बनेगी, कभी जिठानी बनेगी, कभी दौरानी बनेगी, तो वो कभी हमेशा खतरे में है। महिला भी बची नहीं है इस चीज़ से। अगर आप आंकड़ा देखें पिछले 2011 की, अगर हम सेंसस का रिपोर्ट देखें, एनसीआरबी का डाटा देखें, 1,48,000 निर्दोष महिलाएं कोर्ट गईं, मतलब वहाँ गईं, सॉरी जेल गईं। और जब विवेचना हुई, जब पूरी चीज़ें कोर्ट के द्वारा वो बाइज्जत बरी हुई, तो मुझे ये बता दो कि जब 26 साल की लड़की अनमैरिड गई थी और उसके ऊपर टैग लग गया कि ये जेल होके आई, गूगल पे आपका नाम आ रहा है, कौन ऐसा बहादुर बंदा है जो बन करके उसकी हाथ थाम लेगा। नहीं होती शादियां भाई, ऐसे घरों में बारातें नहीं आती हैं, ऐसी लड़कियां कुंवारी रह जाती जिनके घरों में झूठे केसेस लगते हैं। तो कानूनों में संशोधन, जब राजेश शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश का आया अपना जजमेंट, तो उसमें यह कहा गया कि 41A का नोटिस रहेगा, जिससे कि परिवारों को थोड़ी राहत मिली। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो विदेश में रहने वाले भाई बहन हैं उनके लिए उन्होंने, लड़का भी अगर बाहर नौकरी कर रहा है तो उसके लिए एक कानून आया, ठीक है। उसके बाद उसी में उन्होंने एक और अमेंडमेंट लगाया कि कोर्ट के अंदर सीधा केस नहीं जाएगा कि आपने ये एप्लीकेशन लगाई तो वो सीधे पेशकार ने लेकर के उसको कर दिया, तो उस फाइल को वहीं रोक देते हैं। उसमें परिवार कल्याण समितियां बनती हैं, ये प्रोविज़न उसमें दिया गया। उसी के अंतर्गत मैं परिवार कल्याण विशेषज्ञ बनी थी 2021 में माननीय पारिवारिक न्यायालय बाराबंकी के लिए। और कोर्ट में ऑलरेडी काउंसलर्स होते हैं, 2000 पेड काउंसलर्स की कोर्ट के द्वारा उनको फीस मिलती है, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड, और उनके पास एक्सपोजर समाज का नहीं होता कि वो किस तरह काउंसलिंग करें, किस तरह उनको समझाएं। तो कुछ एक्सपर्ट्स रखेगा, जिसमें मैं भी थी, राजेश शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश का। जो परिवार कल्याण समितियां जो होती हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि लोग ढूंढते हैं ऐसे लोगों को कि कोई हम दोनों को बैठा के समझा दे, हमें फिर से 5 घंटे का समय दिलवा दे कि हम दोनों बैठ करके बात कर सकें। क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद उधर चाची खड़ी होती है, उधर मामा खड़ा होता है, और वकील दोनों के खड़े होते हैं, अकेले समय नहीं मिलता मिलने का। तो हम लोग उस काम को करते हैं कि जैसे ही केस आता है पहले देख लेते हैं उसको। एडीआर में दुनिया भर की जगह पे कोशिश की जाती है कि भाई ये केस ना चले, क्योंकि आज पारिवारिक न्यायालय का जो पूरा है, करीब 5 करोड़ केसेस ऐसे हैं जो पेंडेंसी ऑफ केसेस चल रहा है। अगर आप पूरा गूगल पे डाल के देखेंगे तो 5 करोड़ केसेस की पेंडेंसी होना, यानी जजेस की कमी है वहाँ पे कोर्ट्स में। कैसे कोई न्याय करेगा? यानी एक केस जो अगर इसको देखा जाए तो 300 कुछ केसेस का आ रहा है कि इतने साल लगेंगे अगर जितने केसेस हैं इनको निपटाने में। तो केस डाला था दादा ने 20 साल की अवस्था में, पोता उस सम्मन पे अभी भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है, तारीख पे तारीख चल रही है। तो कानूनों में बदलाव कैसे आएगा? इसके लिए एजुकेट होना पड़ेगा हमारे एमपीज़ को, उनको कानूनों में समाज की वास्तव में व्यथा पता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति चुन के जाएं जो समाज में समझ रहे हों, उस आग से बढ़ कर के निकले हों, लोगों के दुखों से बन के निकले, ना कि ऐसे वोटों से बढ़ के निकले जिनको पता ही नहीं समाज में क्या चल रहा है, उन्होंने वोट मैनेज कर लिया। ऐसे नहीं होता है। लोग ऐसे चुन के जाने चाहिए जिनको पता हो कि हाँ, मैं अगर वहाँ पे पहुँचा और अगर मेरे अंदर संविधान निर्माण करने की शक्ति मुझे दी गई तो मैं खड़ा हो जाऊँगा इस चीज़ के लिए, या खड़ी हो जाऊँगी कि हाँ ये समाज में ज़रूरत है, ये बदलाव ज़रूरी है। अरे भाई पेंशन में
अपने विधायकों की, सांसदों की पेंशन को लेने में कितने संशोधन हो गए, फटाफट वो पास हो जाते हैं। तो भाई आप 498A में क्यों नहीं बदलाव ला सकते? जो कानून अंग्रेजों के ज़माने के बने थे, जिनमें आज महिला स्वच्छंद है, वो नौकरी कर रही है, वो पैसा कमा रही है, तो भरण पोषण का कानून कहाँ चल पाएगा भाई? कई नेता तो ऐसे भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि उनके या उनके जानने वाले इस तरह के कानून से पीड़ित हों, लेकिन उनकी तरफ से पैरवी नहीं की नहीं। है। और अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में कुछ सांसदों ने बात उठाई कि पुरुष मंत्रालय हो, तो सदन में 2 लोग थे, बाकी सारे लोग उन पे हंस रहे थे, जैसे उन्होंने कितना बड़ा जोक कर दिया। अभी हमारे जो आदरणीय हैं श्री दिनेश शर्मा जी, डॉक्टर दिनेश, उन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई और ग्रेट सैल्यूट टू हिम कि उन्होंने कम से कम उस व्यथा को सामने रखा, इस केस को मुद्देनजर। आप सोचिए अगर इसकी जगह पर कोई लड़की सुभाष, अतुल सुभाषी कुमारी हो जाता, वो अतुल, मिसेस अतुल सुभाष, हम उसका अतुल का नाम कुछ और फीमेल नाम रख के अगर वो आत्महत्या कर लेती, पूरी दुनिया हिल जाती। मोमबत्ती गैंग आता, बड़ी बड़ी बिंदी लगाने वाला गैंग आता। भारत बलात्कारियों का देश है, भारत अत्याचारियों का देश है, यहाँ लड़कियां मारी जा रही हैं, लड़कियां सुसाइड कर रही हैं, यहाँ सब ये कर रही हैं। तब दुनिया भर के जुलूस होते, तब सब लोग करते कि नहीं इस कानून में बदलाव होना चाहिए। जैसे किसका केस था 2012 में, जो वो निर्भया कांड था, तुरंत की तुरंत उसमें अमेंडमेंट किया गया, रातों रात कोर्ट खोली गई, रातों रात संशोधन किया गया कि 14 सेकंड अगर कोई पुरुष स्त्री को देख ले, लगाओ भैया उसके ऊपर 376 कई सारे कानून बनाए लगाओ लगाओ। क्या ये सही चीज़ है? क्या ये सही चीज़ है? आप इतना गलत कर रहे हैं, आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि 14 सेकंड, अरे 14 सेकंड तो हम ही आप एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है? तो ये गलत संशोधन था। ये इस तरह के संशोधन ही प्रैक्टिकल संशोधन रखो भाई। तो जब वो संशोधन हो सकते हैं निर्भया केस में 5 या 6, तो भाई अब क्यों नहीं कर रहे हो आप? अवनीश कुमार के जजमेंट के लिए कितना बड़ा मूवमेंट, सब लोग जगह जगह अनशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चिट्ठियां डाल रहे हैं, पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए लड़के सुसाइड करके अटेंशन एक करना चाहते हैं कि जस्टिस इज ड्यू, अभी भी न्याय नहीं हुआ है। इट मीन्स जस्ट कंटिन्यू दिस फाइट, जस्ट कंटिन्यू दिस फाइट। और आप ये एक ट्रेंड देखें कि जैसे अतुल सुभाष ने सुसाइड की है, 17-18 लड़कों ने लाइन से सुसाइड हुई। और मैंने जब अतुल सुभाष वाले केस में 9 दिसंबर को हुआ था, रात में 1:30 से 2 बजे तक मीडिया मेरे रेजिडेंस पर थी। मैंने कहा कि बहुत जल्दी लोग अतुल सुभाष को भूल जाएंगे और ये भी हो सकता है कि इसके बाद सुसाइड की एक बहुत बड़ी बाढ़ आ जाए। अगर लोग तब भी नहीं जागते हैं तो सोचिए, ये अतुल सुभाष के पेरेंट्स की बारी थी, कल आपकी बारी भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कानून की मार अगर पड़ेगी तो कोई परिवार नहीं बचेगा उससे, क्योंकि कानून आप क्या कर लेंगे, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई नहीं बच सकता। कानून तो कानून ही है। तो इनमें संशोधन जरूर होने चाहिए। एक और केस अभी कानून आ रहा है मैरिटल रेप का, यानी कोई भी विवाहिता महिला कह सकती कि मेरे पति ने जो है रात में मेरे से फोर्सफुली सेक्स किया था, भाई इनको जेल करो। ये क्या तरीका है भाई? क्या आप बेडरूम में कैमरा लगाएंगे? क्या बेडरूम में कैमरा लगाएंगे? अभी चल रहा है वो भी मामला, प्रूफ ऑफ बर्डन पुरुषों पर ही है। हाँ, फिर उसके बाद एक और आया IRBM, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी लड़की चाहे तो 24 घंटे के बाद शादी को तुरंत तोड़ सकती है। उसका अगला प्रोविजन ये है इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का कि वो लड़का, उसके पापा, उसके फलाने, उसके ठिकाने जितनी संपत्ति उस पर क्लेम कर सकती है। लो भाई, ये क्या तरीका है? शादी तोड़ने के बाद आप खुद ही लड़कियों को मिसयूज करने के लिए प्रवोक कर रहे हैं भाई। आप क्यों नहीं, अगर कड़ी सजा का प्रावधान हो जाए कि अगर केस झूठा है, अभी जैसे बरेली में केस हुआ, आप देख लीजिएगा, उसमें उन्होंने लड़की वालों को उतनी ही कड़ी सजा अभी दी है कि आपने झूठा केस लगाया, चलिए अब जेल चलिए। इस तरह के अगर न्याय होने लगे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो कड़ी सजा का प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है। जब वो एफिडेविट साइन करती है, शपथ पत्र माननीय न्यायालय में झूठा देना अपने आप में कोर्ट के द्वारा FIR होने के लिए खुद ये एक दस्तावेज है। लेकिन लोग इसका संज्ञान में तो लें कि झूठा दस्तावेज लगाया, तो आप भी तो एक एप्लीकेशन लगाई कि इसकी सारी बातें झूठी हैं। मैं आपको इसका आंसर लिख के देता हूँ शब्दशः कि मैं इसको दे रहा हूँ, यानी आपको एप्लीकेशन भी, जहाँ तक मुझे लगता है अगर आप पहली भी एप्लीकेशन पुलिस में दे रहे हैं और अगर आप सच्चे हैं तो आपको एप्लीकेशन 10 रुपये की नोटरी पे देनी चाहिए कि मैं इसमें जो लिख रहा हूँ वो सत्य लिख रहा हूँ बिल्कुल। और मैं अपने संज्ञान में जितना भी मेरा एक विवेक है, नैतिकता है,
मैं बिल्कुल सच लिख रहा हूँ, मेरे पर ये झूठे आरोप हैं। आप सीधे पुलिस महानिदेशक को दीजिए, आप सीधे बात करिए, आप डरिए मत, क्योंकि पुलिस बहुत अच्छे से काम करती है, वो भी जानती है इस चीज़ को कि अगर जो लिख करके डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, बहसबाजी से नहीं होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ऑर्बिट बीट्स द आर्गुमेंटेशन, बहसबाजी से नहीं, आप लिखित पे काम करिए, आप एफआईआर का आंसर लिखित पे तैयार करिए, आप अपनी बातों को प्री इंटीमेशन कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि लड़की वाले जो हैं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये शादी में कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो आप पहले ही उनको एक चिट्ठी दे दीजिए कि सर मुझे ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है और हम पर ये एफआईआर होने के चांसेस है, क्योंकि लड़की कई बार ये धमकियां दे चुकी है। तो पहले से ही आपको करना है। बचाव वाले पार्ट पे अगर आना चाहें तो उसमें पहला बचाव यही है कि अगर हमें लगता है कि रिश्ता गलत जुड़ गया है, चाहे वो लड़के वाला गलत जुड़ गया हो चाहे लड़की का, अगर लड़का गलत जुड़ा है तो लड़की वाले भी तुरंत कह सकते हैं कि भाई देखो, हमें डर है कि मेरी बेटी जो है कहीं जला ना दी जाए, मारा पीटा न की जाए, तो सर हम चाहते हैं कि हमारी शादी को किसी तरह एमिकेबली इसको ख़त्म कर दिया जाए, या पुलिस से कहा जाए कि हमें डर है हमारी बेटी की रक्षा की जाए, अगर वो फ़ोन करती उसका ये नंबर है, उसको एक बार देख लिया जाए। आप पहले दे सकते हैं, ऐसे लड़के वाले भी दे सकते हैं। उससे पहले हम क्या बचाव कर सकते हैं, जब विवाह हो रहा होता है, ठीक है, आप लड़के वाले में लड़की वाली हूँ, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया 100 रुपये की नोटरी पर, उस पर प्रेम पूर्वक जो विवाह में दिया लिया जा रहा है, भाई ये सामान की लिस्ट है, जैसे मुस्लिम्स में होता है, लिस्ट तैयार होती है, लिस्ट तैयार हुई दोनों की तरफ से हुई कि हाँ हमने लड़की को इतना गहना दिया, उन्होंने कहा हमने इतना दिया, और अगर विवाद की स्थिति आती है उसमें ये भी लिख दिया जाए, तो घर के 4 बड़े ये हैं, 4 बड़े ये, ठीक, इन्हीं लोगों को पहले मिला जाए। शादी का पहला कार्ड हम किसको देते हैं, या तो बड़े बुजुर्गों को या मंदिर में भगवान को अर्पित करते हैं, ठीक। क्या किसी ने देखा कि भाई शादीगत कार्ड, सुनो ऐसा करना, पहला कार्ड हमको पुलिस में देना है, दूसरा कार्ड हमको कोर्ट में देना है, क्या किसी घर में ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। तो जिनको हमने दिया था, बड़े बुजुर्गों को दिया था कि नानी सबसे पहला कार्ड तुम्हारे लिए, दादी तुम्हारे लिए, हम उनको क्यों नहीं बुलाते, तो हम उसका ध्यान रखें। तो जो वो लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा उस पर ये लिख लिया, दोनों पक्षों के साइन हो गए, उसमें लड़का लड़की के भी साइन हो गए, 2-2 गवाहों के भी हो गए, आधार के साथ सब लिख दिया, और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो जाइए। कानूनी पत्र तो बनाना पड़ेगा ना, आज की स्थिति कैसे बचेंगे आप। भाई आपको पोलियो हुआ, आपको कोरोना हुआ, तो आपने क्या किया, वैक्सीन ली, टीका लगाया, बूस्टर डोज ली, ये सब बूस्टर डोज हैं कि हमने ये प्राइमा फेसी अपने आप को बचाने का प्रयास किया। शादी चल गई तो बहुत ही अच्छी बात है, सो फार सो गुड, ये कागज़ हमारा लॉकर में रखा रहेगा, कहीं भी कुछ हुआ चलो भाई ये बड़े बुजुर्ग हैं इनको बुला लो। दूसरा, विवाह के समय लड़की वाले संकल्प लेते हैं, लड़के वाले भी संकल्प लेते हैं। अगर लड़की वालों की शादी 20 लाख में होती है तो लड़के वालों की भी शादी 20 ही लाख में होती है या 22 लाख की होती है, क्योंकि उनको बुआ चाची नानी सबको नेक भी देना होता है, और भी हिजड़ों को भी देना होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर हम शादी के समय जितनी भी ये चीज़ें चल रही हैं कि हम बराबर का वो सब रख रहे हैं, हम क्यों खर्चा करते हैं कि हमें आतिशबाजी करनी है, क्यों नहीं हम एक सप्तपदी का आयोजन करते। सप्तपदी माने फेरे, एक्चुअली विवाह वही होता है, लोग नहीं समझते इस चीज़ को। सप्तपदी कराइए, 2 वकील उसमें बैठा दीजिए, दिन के समय 11 बजे फूलों का मंडप हो, सादा कपड़ों में लड़की हो, सादा कपड़ों में लड़का हो, परिवार के सारे लोग हों, और बैठ करके विवाह हो गया। लड़की लड़के ने बहुत ध्यान से वचन सुने, क्योंकि वो दिन में हो रहे थे, रात के सोते समय नहीं हो रहे थे, दिन में हो रहे थे। उन्होंने वचन सुने, वचनों को दोहराया भी, ठीक। परिवार के लोगों ने भी आपस में उन चीज़ों को समझा। उसके बाद अगर आपका मन है तो आप उसी समय आपने एक छोटा सा प्रीति भोज का आयोजन किया, ठीक है, और आपने जो भी चीज़ हैं, लड़का लड़की को दे रहा हो, लड़का लड़की को दे रहा हो, वो प्रेम पूर्वक उपहार दहेज क्यों बन जाते हैं, इससे बचने के लिए ये सबसे खूबसूरत उपाय है कि विवाह में आप ना बहुत महंगे कपड़े खरीदिए, बल्कि लड़के के पापा को क्या करना चाहिए, माँ को क्या करना चाहिए कि एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लड़की के माता पिता को अपनी लड़की के नाम कर देना चाहिए। कोई महंगे कपड़ों की, कोई महंगे गहनों की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 25 लाख की, 20 लाख की एक एफडी या एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी जिसमें पैसा बढ़ता भी है, एनएबी में लग करके सब में, यस, अगर वो 3 साल में रुक करके 2 साल वेट करके शादी चल गई तो भाई बढ़िया अमाउंट लड़की को मिल गया। लड़की ने अपना बुटीक खोल लिया, अपना कुछ भी खोल लिया, कुछ भी खोल लिया, नहीं किया, उस पैसे को दोनों ने एंजॉय किया, ठीक है। वो रिस्क मैनेजमेंट जो है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो शादियों के टूटने का है, आर्थिक जो एक नुकसान होता है, इमोशनल नुकसान होता है, वो बच सकता है इस चीज़ से। और सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमें प्री इंटीमेशन, मैंने आपको चिट्ठी बताई, ठीक है,
और अगर विवाह के समय हमें लगता है, शादी के दिन भी पता लगे कि कुछ गड़बड़ है, शादी को कैंसिल कर देने में कोई दिक्कत नहीं है। जो जिंदगी भर का निगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि निगेटिविटी जब आ जाती है तो लड़के फिर नॉर्मल नहीं रहते, लड़कियां भी नॉर्मल नहीं रहती हैं। तो ये सारे बचाव हैं जिनको हमें करना चाहिए। उस मानसिक चोट से दोनों गुजरते हैं। मानसिक चोट से निकलते वो काउंसलर सब ठीक कर देते हैं। अच्छा। हम है ना रिलेशनशिप काउंसलर्स, हम उस पर मलहम लगा देते हैं, दोनों को प्यार से बैठा देते हैं और एक जो एक सेंसिटाइज करना होता है, उनके अंदर प्रेम भाव जगाना होता है। तो धीमे धीमे समय एक मरहम होता है जो सारी चीज़ों को भूल करके जब उनके बच्चे होते हैं तो वो ज़िंदगी में सारी चीज़ें भूल जाते हैं। फिर उन बच्चों के मुंह को लेकर के हम बड़े जो सास ससुर होते हैं उनको भी समझाते हैं कि आपके घर में बहू आई है, थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा उसको समय दीजिए। किचन इज़ ए जेंडर न्यूट्रल प्लेस, इसमें आप भी खाना बना सकते हैं, मैं भी बना सकती हूँ, क्या दिक्कत है। बच्चों को नई नई शादी, उनको एक अकेले से समय दीजिए, उनको टोका टाकी नहीं करनी। आपने अपनी ज़िंदगी जी ली अपने हिसाब से, नो लेट दम एन्जॉय द लाइफ। ठीक है, लड़की अगर MBA तो नौकरी करेगी, ये नहीं कि अब आकर के घूंघट कर करके भैया वो काम करे। भैया अगर वो सब्जी सास काट के रख देगी, सास सब्जी छौंक देगी, पति आया उसने फटाफट प्लेट लगा दिया, ससुर जी ने सलाद काट दी, कौन सा बड़ा काम कर दिया, लेकिन वो डिनर बड़ा सुंदर होगा जब मिल के सारा काम होगा। तो ये एक परिवार की जिम्मेवारी है कि हम कैसे करें। लड़की को हम ये समझाते हैं कि जब हॉस्टल जाते हैं तो हॉस्टल के नियमों का पालन। क्या शादी से पहले लड़की को समझने से पहले लड़की के परिवार को भी समझ लेना चाहिए? बिल्कुल समझ लेना चाहिए। पूरा जिनके साथ हमें बूढ़ा होना है उस लड़की से उनको बात करने का मौका मिलना चाहिए। शादी.com या कोई भी जितने भी सोशल मीडिया पे जहाँ हम अपने शादी का इश्तहार देते हैं, वहाँ पे बड़े लोगों का नाम जरूर होना चाहिए, जिससे कि कोई बड़ा व्यक्ति वहाँ से बात करे। ठीक है, और जब रिश्ते तय होते हैं तो लड़का लड़की को आपस में बात करने का जरूर मौका मिलना चाहिए। भाई अमेज़ॉन नहीं है कि भैया जीन्स पसंद नहीं है तो लौटा दो, ये अमेज़ॉन नहीं है, ये जो सोशल मीडिया वाला ये काम नहीं है। तो आपको सोच समझ करके शादी को करना है, जिसमें ठोक बजा करके जितनी बातें खुल करके कह दीजिए। मान लीजिए लड़की को कोई बीमारी, लड़के को कोई बीमारी, बता दो। मेडिकल चेकअप को भी रखो उसमें कि भाई मेडिकल चेकअप आप भी करा लीजिए, आप भी करा लीजिए। कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है नहीं पता, अरे पता करो ना, ये सारी चीज़ें पता करनी ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें करके जब हम करते हैं तो विवाह टिकता है। टिकाऊ जब टिकाऊ कोई चीज़ लेनी होती तो उसको ठोक बजाया जाता है। तो ठोक बजा लीजिए, काम हो गया आपका। पहले नाई होते थे, अब नाई नहीं, आपको सब तरफ से देखना होगा। आप नौकर रखते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं कि नहीं कराते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनको आप कर सकते हैं, जिनको बताने की ज़रूरत। लेकिन भारत में जो शादियां हैं वो विश्वास का बंधन है और उसी विश्वास पर टिकी होती हैं। अब शादी से पहले आप बॉन्ड साइन करवा रहे हैं तो इसका मतलब बॉन्ड थोड़ा ना है, वो बॉन्ड नहीं है, वो प्रेम से बना हुआ एक आपसी समझौता पत्र है। सिर्फ देखिए, जब हम पोलियो के लिए वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोरोना के लिए 3-3 बार वो लगवा सकते हैं, तो ये जो बढ़ रहा है इसको चेक करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रेम पूर्वक चिट्ठी बना लेंगे कि भाई मैंने अपनी बेटी को प्यार से ये दिया था, हाँ ठीक है, मैंने अपने बेटे को और उसकी वधू को प्यार से ये दिया। कई बार लड़के वाले क्या करते हैं, बेटा बहू को एक फ्लैट दे देते हैं, भाई तुम लोग वहाँ आराम से रहो जहाँ तुम लोग नौकरी कर रहे हो, कहाँ तुम किराए पे रहोगे। ठीक है, तो वो बेटा बेटी के नाम जॉइंट अकाउंट पे आ गया। ठीक है, खाली बेटी के नाम लॉकर भी खुलवा दी कि बेटा जो तुम्हें गहने मिले दोनों लोग मिलकर के अपना लॉकर खोल लो, दोनों का नाम रहेगा, अब अपने गहने रख लीजिए, सास का नाम ही नहीं है उसमें। तो जो हम ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये कागज़ बन जाएगा तो लड़के वाले भी खुश, लड़की वाले भी खुश, कोई जबरदस्ती कोई झूठा आरोप नहीं लगा सकता। उसमें भी लिख दिया जाए कि लड़की, मैं तो ये करवाती हूँ कि इसमें लिख दो कि कोई किसी पे झूठा आरोप या कानून का मिसयूज नहीं करेगा। आपको पता है, एक कानून में एक छोटी सी FIR के बाद पुलिस को पूरी अपनी डेली डायरी भरना, उसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन के लिए एक आदमी को लगाना, उस केस को कोर्ट तक पहुंचाना, कोर्ट में फाइलों का खर्चा, प्रशासन विभाग में जाके देखिए कि कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है या जो कोर्ट का काम कर रहे होते हैं क्लर्क, कितना बर्डन है उनके ऊपर, कितना बर्डन है। यानी आपकी एक फाइल के ऊपर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और वो भी झूठी निकलती है। तो इस तरह हम अपने राष्ट्र के संसाधनों को क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि जो विवाह होता है वो परिवार से परिवार का होता है, 2 व्यक्तियों का, और व्यक्तियों से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। पूरे विश्व में भारत परिवार की परंपरा के लिए जाना जाता है, पूजा जाता है, सैल्यूट किया जाता है। आज वो चीज़ें टूट रही हैं, तो भाई भारत का नाम तो मत डूबो, इसलिए सावधानी रखिए और अपने परिवार को बचाइए और शादी को बचाइए, क्योंकि शादी एक है लड्डू, ठीक है, मानते विवाह का लड्डू है, लेकिन इसको लड्डू भी तो वैसे नहीं खाते, कहीं डालडे का तो नहीं बना है, ये भी तो देख लेते हैं, सूंघ के देख लेते हैं।
है ना। तो कोई और समझदार को छोटी सी नुकदी ला के खा लेगा कि अरे नहीं नहीं ठीक नहीं है, ऐसा हटाओ इसको। तो ये क्या है, अवेयरनेस। तो मेरे जो मैं भी जान सकता हूँ, जो मेरी अवेयरनेस में जितना चीज़ें पता है। और कुछ है, ई कोर्ट पे देख लीजिए। ई कोर्ट, हर कोर्ट अब ई कोर्ट यानी ऑनलाइन कोर्ट हो गया। ई कोर्ट पे आप डालिए, अगर आपको शक है कि लड़का बदमाश तो नहीं है, लड़के का नाम उसके फादर डालिए, अगर ई कोर्ट में कुछ बदमाशी की होगी आ जाएगा सामने, मत करिए शादी आप। ऐसी लड़की के घर वालों को डाल के देख सकते हैं कि कहीं कोई कोर्ट में कोई केस तो नहीं हुआ, या कोई क्रिमिनल केस में तो नहीं फंसी थी लड़की या लड़का, सारा ई कोर्ट में आ जाए। अच्छा, ये बचाव पक्ष हो गया। अब आखिरी में 2 सवाल हमारे। अगर अतुल सुभाष सुसाइड ना करते, हो सकता है उनकी उस समय ऐसी मानसिकता रही हो, या मानो सुसाइड ना करते, अपने बचाव के लिए उस वक्त वो क्या कर सकते थे? देखिए, अतुल सुभाष की जो सुसाइड थी वो बहुत प्लानिंग के साथ थी। वो एक दिन का निर्णय नहीं था, वो 140 दिन की वो प्रताड़ना थी, जो 140 बार वो कोर्ट गए थे, जहाँ पे तारीखें पड़ी। कई बार कोर्ट नहीं बैठी, कई बार जज साहब छुट्टी पर थे, कई बार कोर्ट वैकेट हो गई, बायकॉट हो गया। कोर्ट में बायकॉट भी होता है। तो वो लड़का जो 140 बार गया, उसका एक्सटॉर्शन था। कोर्ट में उसने कहा कि सर बताइए, उसने जज साहब से कहा इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो लड़की ने कहा तुम क्यों नहीं आत्महत्या कर लेते हो। कोर्ट में जज साहब के सामने लड़की कह रही है इस चीज़ को, वो क्लिक कर गई उसको, अब मैं ये करके ही दिखाता हूँ। तो उसने सोच लिया था उस दिन। तो ये क्षणिक घटना नहीं थी। अतुल सुभाष ने जो ये आत्महत्या की, ये उसकी एक अंतर मंथन, यानी जो चल रहा था उसके दिमाग में, वो हर दिन रोता था। उसको हर दिन दिखता था कि उसके बच्चे का हाथ उसके हाथ से छूट रहा है। वो हर दिन देखता था कि जब वो मर जाएगा तो उसकी माँ किस तरह रो रही होगी, पापा किस तरह रो रहे होंगे। लेकिन वो विवश था उस व्यवस्था से लड़ने के लिए। उसके पास कोई राह नहीं थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस कानून का प्रतिकार कैसे करूं, मैं इस कानून में संशोधन कैसे लाऊं। तो उसने ये समझा क्यों ना मैं ही मर जाऊं और एक चिट्ठी तैयार करूं। अगर आप उसकी चिट्ठी को पूरा देखें तो लास्ट का जो पार्ट है, उसने एक एक चीज़ों को लिखा है कि इसके बाद मैं ये करूंगा, 1 2 3, चाबी मुझे ऑफिस में देनी, लैपटॉप देना, ये करना है। जो लास्ट वाला पार्ट है वो उसकी मृत्यु के बाद का था, कि लोगों को खबर हो जाए कि मैं मर चुका हूँ। तो यानी वो विधिवत सुनियोजित उसका एक काम था, जो उसने अपने आप को मारा। ये एक समाज के लिए, एक मानवता के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। एक न्याय व्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि कितना मेरिटोरियस लड़का, जो इतने अच्छे परिवार से था, जिसको वो अधिकार एक अच्छे पति का और एक अच्छे पिता का जो उसका वो रोल निभा सकता था, वो चला गया। तो जो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि कोर्ट में सुलह होती है, सुलह पक्ष होता है, हाई कोर्ट में भी मीडिएशन होता है। जब इस तरह की चीज़ें हों तो लड़कों को या लड़के वालों को सीधे मीडिएशन की बात करनी चाहिए कि सर हमारा मीडिएशन करा दीजिए। कोई भी न्यायमूर्ति, न्यायालय में जो भी हमारे जजेस होते हैं, जैसे हमारी सुलह की मांग होती है वो उसको हर हालत में कराते हैं कि सर हमारा केस सुलह पे बैठा दीजिए, हम 2 मीडिएटर हम ले आएंगे, 2 मीडिएटर ये, सर 2 व्यक्ति आपकी तरफ से बैठ जाएंगे, खत्म। मीडिएटर 25 मीडिएटर करा लीजिए आप, तो कम से कम मुंह की बात निकलेगी। तो कम से कम निकिता जैसी लड़की का चेहरा तो सामने आता कि मीडिएटर रिपोर्ट लगाते कि हाँ सर लड़की झूठ बोल रही है, लड़की इतना कमाती है, 40,000 की जगह वो 2 करोड़ मांग रही है, 4 करोड़ मांग रही है। और उसमें जितने भी उसने आरोप लगाए, तो ये जो चीज़ है, जैसे जो लास्ट वाला आप बता रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी फाइंडिंग्स आई। टीसीएस का मैनेजर भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम भारत में एनसीआरबी का डाटा देते हैं, जो अपडेट ही नहीं हुआ है इधर अभी, उसका जो डाटा है वो ये कहता है कि भारत में 92,000 जो पुरुष हैं वो आत्महत्या करते हैं, जिसमें 67,000 विवाहित पुरुष करते हैं। अगर औरतों की संख्या देखी जाए तो वो 21 से 29,000 है। रो तो माँ ही रही है ना, उसका बच्चा मर रहा है। वो लोग कहाँ जाएं जिनके बच्चे बड़े होते 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 40 साल में, 32 साल में, 33 साल में चले जाते हैं। 2022 का आंकड़ा है, 1,70,000 पुरुषों ने सुसाइड किया। और उसमें से जो शादीशुदा थे वो 83,713 पुरुष थे जो शादीशुदा थे। और 21% यानी कि 37,587 पुरुष ऐसे थे जो पारिवारिक समस्याओं और पारिवारिक बहसबाजी के चलते ही उन्होंने सुसाइड कर ली, क्योंकि उनके ऊपर दबाव होता है। एक केस था, एक डॉक्टर का था, देहरादून के डॉक्टर का। तो उनको उनके जेब में सुसाइड नोट, मतलब उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था, जेब में मेरा नंबर था। देहरादून का केस था। डॉक्टर जो है वो गोरखपुर के थे, इकलौता बेटा था, वो विवाहित था।
उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिससे वो मिलने की बात करता था। इत्तेफाक ये था कि जब भी लड़की से मिलने की बात करता बेटी से, तो लड़की या उसके घर वाले कहते थे इतने पैसे दे दो तो हम मिलवा देंगे। तो वो कुछ चीज़ों में ऐसा हुआ कि उनका वैमनस्य से बढ़ा और लड़की जो है मायके जाके रहने लगी और अपने छोटे से बच्चे से, जो छोटी सी बेटी थी, उससे मिलने से मना कर दिया। वो हताश हुआ। उधर से उन्होंने केसेस लगा दिए। तो उसमें उसकी जो बहुत जवान बहन थी जो बीटेक कर रही थी, उसका नाम भी था, उसकी माँ का नाम भी था। तो सुसाइड नोट में लिखा हुआ था उसका, लड़की का नाम लिखते हुए, कि मैं इसलिए मर रहा हूँ कि जिससे तुम्हें जेल ना हो, जेल ना हो। यानी एक पुरुष के साथ 4 औरतें जुड़ी होती हैं, माँ के रूप में, दादी के रूप में, बहन के रूप में, भतीजी के रूप में, भाभी के रूप में। वो उन औरतों की रक्षा के लिए, उनकी डिग्निटी की रक्षा के लिए वो मर गया लड़का, उसने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट था लेकिन उस पर कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। तब फिर हम लोगों ने मूवमेंट किया, तब जाकर के किसी तरह। हाँ, इस संज्ञान को जब आपने बात किया तो सवाल एक और आता है कि जैसे मान लीजिए कि टीसीएस के मैनेजर ने सुसाइड किया, अब उसकी पत्नी को क्या उसके लिए सजा हो सकती है? इवन एक चीज ये हो सकता है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया, उसके अलावा और क्या क्या सजा उसको हो सकती है कानूनी तौर पर? अरे भाई, आपने कोई सजा होती भी आज तक देखी है क्या? कहीं पर देखा है आपने कुछ एक आध केसेस में जहाँ पे मर्सीलेसली काट काट के लड़के को फेंक दिया हो तो वो जेल वेल चली गई? ठीक है, नॉर्मली इसमें तो वार्निंग दे करके, फलाना करके, एक सॉफ्ट कॉर्नर रख करके लड़कियां छोड़ दी जाती हैं। भाई, निकिता को कहीं सजा हुई? बेल लेके निकल तो आई? लड़के की बेल लेके दिखा दीजिए आप, इतनी आसानी से हो जाए तो अगर लड़की ने सुसाइड कर ली हो, लड़के की बेल लेके दिखा दीजिए, संभव नहीं है वो आसान से। तो कह तो रहे हैं जस्टिस जस्टिस डिनाइड। यहाँ पर लोगों का आत्ममंथन होना चाहिए। जो हमारे संविधान को निर्मात बनाने वाले लोग हैं, जो जिसमें संशोधन करा सकते हैं, हमारी विधायिका, हमारी संसद, उनके लोगों को समझना पड़ेगा कि आज अतुल सुभाष के पेरेंट्स की बारी थी तो कल उनकी भी बारी हो सकती है। इसलिए समय के उससे सबको डर कर रहना चाहिए। काल किसी पे भी आ सकता है। तो हम समय रहते हुए अपने संततियों को बचाने के लिए, भारत की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, भारत बलात्कारियों अत्याचारियों का देश नहीं है। भारत में ज़रूरत है सम संविधान की, या ऐसे संविधान की जो जेंडर न्यूट्रल हो, ऐसे कानून हो, ऐसे ऐसे आयोग बने, ऐसे मंत्रालय बने जो परिवार संरक्षण मंत्रालय हो, परिवार संरक्षण आयोग हो। भाई, जब मत्स्य मंत्रालय बन गया है जी, पेड़ पौधों का मंत्रालय बन गया, पर्यावरण का मंत्रालय बन गया, तो महिला मंत्रालय, अगर महिला आयोग बन गया तो फिर मानवाधिकार आयोग क्यों बना? हम ये नहीं समझ पाते। क्या स्त्री मानव नहीं है? मानवाधिकार आयोग में ही स्त्री और पुरुष की सेल क्यों नहीं बना दी गई? हमने स्त्री का तो आयोग बना दिया, लेकिन पुरुष आयोग क्यों नहीं बनाया? भाई 87 टैक्स पे ही पुरुष, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम देखें, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं हम, सेक्शन 14 में हमें समता का अधिकार है। तो हम जितना भी हम डाटा देख लेते हैं पूरा, कि 49% अगर औरतें हैं तो 51% पुरुष भी तो है। क्या ये पूरा समाज महिलाओं से बना हुआ है, या पुरुषों के बारे में, उनके न्याय के बारे में बात करना इतना कठिन है कि लोग हंसने लगते हैं या उसको मुंह चुरा लेते, कहते छोड़ो वो तो सब कुछ हो जाएगा। जबकि देखते हैं कि पुरुष आर्थिक रूप से अपने आप को जिम्मेदार मानता है हर चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ होगी, अरे लड़का है वो सब संभाल लेगा। यानी हर तरफ से लड़के की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी होती है। लड़की अगर नौकरी कर रही हो, लड़का नौकरी कर रहा हो, मैं आपको कह रही हूँ, आप सर्वे करा लीजिए, लड़के का नॉमिनी 100% पत्नी होगी। लड़की का नॉमिनी कौन होगा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। कुछ में पति होता है, बाकी में आप पता कर सकते हैं कौन हो सकता है। फिर मैं आपसे कहती हूँ, बुराई वर्सेस अच्छाई। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि सारी औरतें ही ऐसी होती हैं। कतिपय दुष्ट महिलाओं ने ये पूरा समाज बर्बाद कर दिया। जैसा आप अभी शो से पहले मेरे से कह रहे थे कि मैम, कतिपय बलात्कारी पुरुषों ने सारे पुरुषों के ऊपर एक चिप्पा लगा दिया कि सारे पुरुष बलात्कारी होते हैं, सारे पुरुष अत्याचारी होते हैं। अगर आप कार्यस्थल पर यौन शोषण, जो विशाखा कमेटी के द्वारा कमेटियां बनी हुई हैं, वहाँ पर जो केसेस होते हैं, उनमें जो मेरा अपना अनुभव अब तक पाया मैंने, उसमें या तो लड़की का प्रमोशन नहीं हो रहा है, या उसको ट्रांसफ़र चाहिए था, या उनका कुछ और बजट फंडिंग का था। उन्होंने लेकर के सीधे कर दिया कि सर ने मुझे केबिन में बुलाया तो उन्होंने ऐसे देखा तो मुझे ऐसा कहा तो वैसा कहा। उन्होंने चिट्ठी लिखी, वो पूरी कमेटी बैठी। भाई साहब, उसी कमेटी के ऊपर लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं रिपोर्ट बनाने तक। जब पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता लगता है घटना तो ऐसी थी ही नहीं। तो बता तो रही हूँ कि पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, सारे लोग हक्के बक्के हैं कि भाई ये हेल्पलाइंस
ये चिट्ठियाँ जो झूठे इरादों से लिखी जाती हैं, बदला लेने की भावना से लिखी जाती हैं, इनका क्या किया जाए? कोर्ट्स में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हर दिन इतनी फाइल्स होती हैं। तो इन सब के लिए फिर वही ज़रूरी है कि कड़ी सज़ा का प्रावधान जिस दिन हो जाएगा कि अगर कोई कोई केस झूठा किसी वकील ने पेश किया, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, आप हो गया काम। कोई झूठा अगर आप एफआईआर कायम होती है और चार्जशीट भी हो जाए तो पुलिस पे क्वेश्चन उठा दीजिए, एक पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ बन जाए जहाँ पे शिकायतें की जा सकें, ठीक है। इसके साथ साथ हमें न्यायालय में भी अगर झूठी एफआईआर है, चलिए कड़ी सज़ा का प्रावधान। तो भाई सज़ा के बगैर कोई आदमी मानता भी नहीं, आप जानते हैं इस चीज़ को। अगर ये हो जाए, कानूनों में संशोधन खुद होंगे, क्योंकि फिर लड़की की बात लड़की के ऊपर आ जाएगी, तो वो सब लोग मिल करके कानूनों में संशोधन की बात करेंगे, नहीं भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हर वो लड़की जो विदा होकर के बहू बनती है, अपने पीछे अपने भाई को छोड़ के आती है। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो स्त्री जो बहू बन कर के आती है अपने ससुराल में, वो अपने पीछे भाभी आने की एक सुंदर संभावना अपने घर में छोड़ के आती है। भाई तो होता है ना, तो भाई अगर तुम अपने ससुराल में अच्छी रहोगी तो तुम्हारी भाभी भी वहाँ अच्छे से रहेगी, तुम्हारा भैया भी खुश रहेगा। तो ये सब चीज़ें देख के चलना होगा, क्योंकि लड़की नारी एक स्वस्थ सृजन का एक पार्ट होती है, सौंदर्य का व्यवस्था का प्रतीक होती है। तो नारी को अपनी गरिमा समझनी चाहिए, जो इसके स्त्रीचित गुण होते हैं उसको समझना चाहिए। नारी प्रकृति का रूप है, प्रकृति विध्वंस में हल्ला मचाती हुई, आंधी करती हुई, तूफान करती हुई नहीं अच्छी लगती है। इसी तरह स्त्री को अपनी गरिमा को समझना चाहिए कि वो सुंदर मुस्कुराती व्यवस्था को बनाती हुई और खुश होती हुई अच्छी लगती है, क्योंकि परिवारों में खुशियाँ बेटियों के चहकने से आती हैं, बहू की पायल की छन छन से आती हैं, जिसकी संकल्पना उसकी बेटे की माँ उसके बचपन से ही कर लेती कि मेरी बहू आएगी तो ये पायल मैं उसको गिफ्ट करूँगी। तो उस माँ के जो भाव होते हैं, उसके सम्मान का हर स्त्री को जो बहू बन के आ रही है उसका सम्मान करना चाहिए। हर लड़की के अंदर ये जरूर समय एक फीलिंग आनी चाहिए शादी के समय कि मैं भी माँ बनूंगी, तो मुझे भी ऐसा अच्छा व्यवहार अपनी सास ससुर के साथ करना है कि मेरा भी बुढ़ापा मैं चीज़ें सीख सीख के आके बढ़ती जाऊंगी। व्यवस्थाएं अगर गड़बड़ लगती तो आप खुल करके कहिए, अपने पति से कहिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पति का काम है अपने माता पिता और बहू पत्नी के बीच में केमिस्ट्री को बैठाना, बहन के साथ बैठाना, ठीक है। तो ये उनकी जिम्मेवारी है। कोई दिक्कत हो तो आपके पास सर्टिफाइड मैरिज काउंसलर्स हैं, प्री एंड पोस्ट, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है, ये छोटी छोटी बातें निपटाई जाती है। किसी भी समस्या का समाधान करना चाहिए, ना कि उस पर बवाल करना चाहिए। और जब बवाल ये बढ़े तभी देश में कानून की मांग की जाने लगी, कहा जाने लगा कि अब जेंडर सेंट्रिक के बजाय अब एक ऐसा जेंडर न्यूट्रल कानून बने जो पुरुषों की भी आवाज़ सुने और महिलाओं की भी आवाज़ सुने। और पुरुषों की पैरोकारी करने वाली जो मैडम से हमारी जो बात हुई, उन्होंने बताया कि कैसे आप ऐसे कानूनों से बच सकते हैं, कैसे आप आगे जाकर अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, पैनिक होने के बजाय, डरने के बजाय, या फिर शादी से पहले क्या ऐसे कदम हैं जो आप मजबूती से उठाने के बाद आप इन चीज़ों को पहले ही दरकिनार कर सकते हैं। तो डरे ना, अगर ऐसी स्थिति है तो सामना करें, और जो संदेश मैम ने दिया उस संदेश को आगे बढ़ाते, अपने जीवन में उतारते हुए एकदम बेफिक्र रहें। और फिलहाल कोई समस्या हो तो आपको टोल फ्री नंबर पर बात करना है। देश में कानून संविधान है, बिना पैनिक हुए आपको काम करना है। मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में जुड़ी, बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने समाज से जुड़े तमाम सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सर।